टेस्ट हो गया है मेरे तो आया ही अच्छा रिजल्ट चलिए पहले कुछ टॉपिक्स की चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। आधा हो गया था हमने 135 हो ही गया लगभग हो गया। अब आगे इंटरव्यू वाले कौन कौन था? अभी भी एक ही है, ये भी अभी लिस्ट निकाल रहे हैं, लिस्ट में नाम लिखा होगा। मेरा देखियो यार लिस्ट में भी नाम नहीं लिखा हुआ है, और अगर नहीं आएंगे वो बच्चे तो फिर नए बच्चे तो बहुत सारे हैं। ये हो गया था हम लोग का ना भारत सरकार अधिनियम। इसके कुछ अन्य बिंदु थे वो मैंने बोला था बाद में पढ़ लेना, नोट दे दूंगा मैं आप लोग को, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट वाले तो हम लोग ने बात कर ली। ये देखिए लॉर्ड लिनलिथगो के ऊपर आते हैं। लॉर्ड लिनलिथगो का जो कार्यकाल है उसका समय देख लीजिए, 36 से लेकर 43 तक। और इस समय काल में हम लोग ने देखा बहुत सारी क्रांतिकारी गतिविधियां हुई, जिसकी वजह से अंत में भारत को इन्हीं के समय काल के बाद में आजादी मिलना लगभग तय हो गया था, है ना। तो ये लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ देखने को मिलेंगी। सबसे पहले डिस्कस करना है आज हमें प्रथम आम चुनाव का, जो 1936 से 37 के दौरान हुए। 37 में सरकारें बन गई थी कुछ भारत के अंदर, जिसके अंदर कई सारे मुख्यमंत्री भारत के प्रांतों के अंदर बनना शुरू हो गए थे। तो ये वो आम इलेक्शंस है जिसके अंदर आप देखोगे प्रांतीय चुनाव और प्रांतों में लोकप्रिय मंत्रालयों का गठन हो गया था। लोकप्रिय मंत्रालय को इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जनता के द्वारा चुने गए ये लोग थे, ठीक है। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा जगहों पर जीत हासिल की थी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जो आज हमको बात करनी है वो प्रथम आम चुनाव और बकाया जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उनसे रिलेटेड कर ही लेने के बाद पहले आम चुनाव कैसे कह सकते हैं, क्योंकि इसमें तो केवल 11 से 12% जनता ने वोट किया था। हाँ, तो जनता ने किया था, ये बस मैटर करता है। इसलिए आम चुनाव, जब लोकल पब्लिक किसी भी इलेक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करे तो वो आम या पॉपुलर चुनाव उसको बोला जाता है, ठीक है। पॉपुलर इलेक्शंस या आम चुनाव बोला जाता है, जनता का पार्टिसिपेशन है इस वजह से। तो जब ये आम चुनाव हुए तो इसका एक थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बताऊं। यहाँ जब इलेक्शन होने वाले थे तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस इन दोनों के बीच में क्या हुआ था, एक सहमति हुई थी। जैसे सहमति गठबंधन के दौरान कुछ हुई थी, लेकिन उस समय इलेक्शन जैसा कोई प्रोसीजर था नहीं। अभी इलेक्शन वाला प्रोसीजर जो है वो आ चुका है। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग चाहते थे कि हम इलेक्शंस को साथ में मिलकर लड़ें और ये दोनों मिलकर रिप्रेजेंटेशन करें भारतीयों का।
मुस्लिम लीग इसलिए इनसे जुड़ना चाहती थी कि उसको पता था कि 11 प्रांत हैं टोटल, अभी हम लोग सारे प्रांतों को भी देखेंगे। कितने प्रांत है? 11 प्रांत। और इन 11 प्रांतों में से ज्यादातर जगहों पर मेजोरिटी जो है वो मुस्लिम पॉपुलेशन की नहीं है, हिंदू पॉपुलेशन की है। तो उस आधार पर तो मुस्लिम लीग कहीं सरकार ही नहीं बना पाएगी। तो मुस्लिम लीग इस वजह से कांग्रेस के साथ में आके गठबंधन करके इलेक्शन को लड़ना चाहते थे। गठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, जैसा कि आज के समय में हम लोग देखते हैं कि कुछ पे मुस्लिम लीग लड़ लेगी, कुछ पे कांग्रेस लड़ लेगी, लेकिन हाँ दोनों सहमति से ये इलेक्शन लड़ रहे थे, बस ये बात देखने को मिलती है। तो जब ये सहमति से इलेक्शन लड़ रहे थे तो साथ में कुछ और भी लोकल पार्टीज आ गई, जैसे जस्टिस पार्टी, कृषक प्रजा पार्टी, इस तरीके की कुछ पार्टीज और भी आ गई जो लोकल पार्टीज कहलाती है, जिनका होता नहीं है कि अपने अपने इलाके में थोड़ा दबदबा होता है। जैसे यूपी के अंदर सपा बसपा का एक दौर था, ऐसे जो लोकल पार्टीज होती है, तो उनका एक समय था वहां पे पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर, इन इलाकों में लोकल पार्टीज ज्यादा चला करती थी। तो ये पार्टीज अलग अलग करके इलेक्शंस को लड़ने के लिए सामने आई। अंग्रेजों ने खुला बोला था भारत में जितनी पार्टीज इलेक्शन लड़ सकती है, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, जनता जिसको चुनेगी मोस्ट वेलकम है, हम उसको प्रांतों का प्रतिनिधित्व पूरा सौंप देंगे। तो पहले इलेक्शन हुए सहमति के ऊपर कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ठीक है। अभी इसी के बाद में प्रॉब्लम शुरू होगी। इलेक्शंस का जो बेसिकली जो प्रोसीजर आया था वो आपको पता ही है, 1935 के अधिनियम के तहत आया था। और यहाँ पर चुनाव जो हुए थे वो टोटल 11 प्रांतों में जो हुए, वो 11 प्रांत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 11 प्रांतों के अंदर अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि यहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी और हिंदू मेजोरिटी वाले इलाके कौन कौन से होंगे, तो आप लोग की क्या सजेशन होंगे इसमें? मद्रास, यहाँ मुस्लिम मेजोरिटी होगी, हिंदू मेजोरिटी होगी? बताइए, हिंदू मेजोरिटी होगी, चलिए हिंदू मेजोरिटी होगी। मध्य प्रांत, मध्य प्रांत तो मतलब सेंट्रल प्रोविंस की बात कर रहे हैं, और सेंट्रल प्रोविंस के अंदर जो आप मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली विल्ली का जो इलाका है ये सब हिंदू, ठीक है। बिहार हिंदू मेजोरिटी, उड़ीसा हिंदू मेजोरिटी। संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत मतलब बेसिकली यूनाइटेड प्रोविंसेस, यूपी का जो इलाका था पूरा का पूरा इसको बोला जाता था। मेजोरिटी बताइए, हिंदू मेजोरिटी। बॉम्बे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी हिंदू मेजोरिटी। बॉम्बे कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र में तो अलग कर दिया गया था, हाँ? तो बॉम्बे से सिंध को अलग किया गया था। बॉम्बे को किससे अलग किया गया था? सिंध और बॉम्बे को अलग किया गया था। सिंध में मुस्लिम मेजोरिटी और एग्जैक्टली। तो यहाँ पे भी क्या मेजोरिटी है? हिंदू मेजोरिटी है ना। असम में आइए, असम में सर मुस्लिम मेजोरिटी है, हिंदू मेजोरिटी नहीं, असम ये इधर 7 बहनों का शहर आ गया, 7 बहनों का शहर। हाँ चलो रुक जाओ, यहाँ पे आओ। सिंध पे बताओ, मुस्लिम मेजोरिटी। पंजाब में बताओ, मुस्लिम मेजोरिटी। बंगाल में NWFP, नॉर्थ या पेशावर वाला जो इलाका है जिसमें पाकिस्तान, लाहौर वगैरह ये सब आता है, मुस्लिम मेजोरिटी, ठीक है। चलो असम के अंदर हिंदू मेजोरिटी थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मुस्लिम भी यहाँ पे हैं, अच्छी पॉपुलेशन में है, उस समय में और अच्छी पॉपुलेशन में थे, लेकिन मेजोरिटी नहीं थी। मेजोरिटी हिंदू मेजोरिटी थी। यहाँ पर देख लीजिए कितने इलाके हिंदू मेजोरिटी के, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। ये 7 इलाके हिंदू मेजोरिटी के थे। इलेक्शंस क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटी उसी समय से शुरू होगा, ये कोई नया दौर नहीं है कि रिलीजन के बेसिस पर इलेक्शन हो। मैं इसके ऊपर भी आपको बता चुका हूँ, रिलीजन और पॉलिटिक्स अलग नहीं हो सकते, है ना। तो ये जो 7 इलाके थे, इन 7 इलाकों के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो पूरा का पूरा जो वर्चस्व रहा इलेक्शंस के बाद में वो किसका रहा? इंडियन नेशनल कांग्रेस का रहा, ठीक है। ये मैंने इसलिए डिवीजन कराया कि हिंदू मेजोरिटी का, मुस्लिम मेजोरिटी का, जिससे आप लोग ये बात तय कर लोगे कि कहां कहां कांग्रेस जीती होगी, ठीक है। तो कांग्रेस ने कहां कहां पे अपना बहुमत प्राप्त कर लिया था? इन तमाम इलाकों में तो कर लिया था जो हिंदू मेजोरिटी के इलाके हैं, ठीक है। फिर बचे हुए जो इलाके मुस्लिम मेजोरिटी के हैं, मुस्लिम मेजोरिटी में अब दूसरी पार्टी तो मुस्लिम लीग है ना। हिंदू मेजोरिटी के इलाके में चलो कांग्रेस जीत गई, लेकिन मुस्लिम मेजोरिटी के इलाके में किसको जीतना चाहिए? मुस्लिम लीग को जीतना चाहिए। लेकिन एक भी जगह मुस्लिम लीग नहीं जीती, किसी भी जगह। 4 मुस्लिम स्टेट्स होने के बावजूद मुस्लिम लीग कहीं पर नहीं जीती। यहाँ पर इन जगहों पर कुछ लोकल पार्टीज थी
जैसे मैंने बताया जस्टिस पार्टी या नेशनलिस्ट पार्टी या फिर आपकी कृषक प्रजा पार्टी, इन छोटी छोटी पार्टीज ने अपनी सरकारें बना ली। अब मुस्लिम लीग को धक्का लगेगा नहीं लगेगा? इतने बड़े भारत के पहले इलेक्शंस के अंदर हम लगातार मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन करते चले आए हैं और कोई भी एक प्रांत में हमारी सरकार नहीं बनी। हालांकि उन्होंने सीटें बहुत जीती, लेकिन सीटें जीतने के बाद में भी उनको मुस्लिम इलाकों के अंदर मेजोरिटी नहीं मिली। मेजोरिटी में ही सरकार बनती है, सीटें कितनी भी जीत लीजिए आप, तो मेजोरिटी इनको जब नहीं मिली तो सिंध, पंजाब या बंगाल या NWFP ये वो इलाके थे जहां पर कुछ लोकल पार्टीज ने अपना वर्चस्व पूरी तरीके से स्थापित किया। इनमें से एक आध जगहों में जहां पे कांग्रेस भी आके अपना इम्पैक्ट डालती है, वो भी अभी आपको दिखाएंगे। आप कह सकते हैं कि जो 11 के 11 प्रांत हैं, इन 11 प्रांतों में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो पूरे कांग्रेस जो थी पूरे भारत के ऊपर प्रभावी है उस समय। मुस्लिम लीग का रिप्रेजेंटेशन कहीं पर भी नहीं दिखता है। ठीक है, एक आध इलाके हैं जैसे सिंध हो गया, NWFP हो गया, यहाँ पे मुस्लिम लीग का इम्पैक्ट दिखा क्योंकि उन्होंने इसके बाद इसके ऊपर काम भी किया और इन लोकल पार्टीज के साथ में गठबंधन करना भी शुरू किए। लेकिन ओवरऑल अगर हम इसकी एक समरी निकालें इतने बड़े इलेक्शंस के बाद में, तो यहाँ पर पूरा वर्चस्व किसका देखने को मिलता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ठीक है, तो ये जो जनरल इलेक्शंस हुए भारत के अंदर, इन जनरल इलेक्शंस ने इन 11 प्रांतों में, और ये 11 प्रांत कौन से हैं ये ध्यान रखिएगा जरूर, ये ब्रिटिश इंडिया के प्रांत है जिसमें ब्रिटिश इंडिया रूल कर रही है। ठीक है, ये वही 11 प्रांत है। ये वो प्रांत बिल्कुल भी नहीं है जो रियासतों के पार्ट हों, या फिर वो प्रांत बिल्कुल नहीं है जिनको अभी भी आजाद छोड़ा गया है, या कोई पुर्तगालियों के अभी तक समर्थन के या फिर उनके अंडर में अभी तक स्टेट्स हैं। ऐसे कोई भी स्टेट यहाँ पे नहीं है, ये सिर्फ ब्रिटिश इंडिया वाले स्टेट्स हैं, जिसमें मैंने बोला था 576 अप्रॉक्स रीजन्स में डिवाइड किया गया था ब्रिटिश इंडिया को। और वो 576 कौन से रीजन्स थे? यही 11 प्रांतों के रीजन थे। पहले ये प्रांत ज्यादा हुआ करते थे, ठीक है, फिर धीरे धीरे इनको बढ़ाया गया, बाद में इनको कम भी किया गया, इतने ज्यादा हो गए थे, फिर ये चीजें हुई। अभी बढ़ाने का तरीका आप देख ही लो ना कि सिंध से बॉम्बे को अलग किया जा रहा है, वरना तो दोनों सेम ही थे, है ना। तो इस तरीके की चीजें यहाँ पे की जा रही है। या बिहार उड़ीसा एक ही प्रांत हुआ करता था, ये भी एक होता था। सिंध की बात करें, बॉम्बे के साथ एक हुआ करता था। तो ये प्रांत कुछ एक हुआ करते थे, तो प्रांतों की संख्या 9-8 के आसपास हुआ करती थी। बाद में जब इलेक्शंस आए तो इन्होंने सोचा नहीं, प्रांतों को अलग करना पड़ेगा। और ये प्रांतों को अलग क्यों किया था, अब आपको लॉजिक समझ आ गया होगा कि बॉम्बे से सिंध को अलग करने की बात 1935 में क्यों की जा रही है। क्योंकि ये एक और डिवीजन क्रिएट करना चाह रहे हैं कि एक तरफ हिंदू मेजोरिटी हो जाए, एक तरफ मुस्लिम मेजोरिटी हो जाए, जिससे इलेक्शंस में डिस्प्यूट हो जाए, है ना। और वही हुआ कि मुस्लिम लीग इस इलेक्शंस के बाद में काफी नाराज दिखती है, क्योंकि इन तमाम जगहों पर जब कांग्रेस का वर्चस्व रहता है तो मुस्लिम लीग उनके ऊपर आरोप लगाती है कि आपने हमें हर जगह धोखा दिया। ठीक है, अब कांग्रेस ये क्वेश्चन करती है हमने आपको किस आधार पर धोखा दिया। तो मुस्लिम लीग का कहना ये होता, जब आपने हमारे साथ में एक संधि साइन कर ली थी या हमारे साथ में कोऑपरेट करके इलेक्शन लड़ने की जब आपने पहले ही हमसे बात कर रखी थी, फिर आपने अपनी अपनी जगहों पर सिर्फ कांग्रेस का प्रचार करके कांग्रेस को ही वोट देने के लिए क्यों कहा, आप हमारे लिए भी वोट मांग सकते। जो भी चीजें उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए, और ये आरोप लगाते हुए उन्होंने यहाँ पर एक लाहौर अधिवेशन का आयोजन कराया। ठीक है, 37 के इलेक्शन हुए, 37 के इलेक्शन के होने के बाद में लाहौर अधिवेशन को लेकर लगातार डिमांड शुरू हो गई थी, जैसे कोई आंदोलन बड़ा खड़ा करना है भारत के अंदर। और ये लाहौर अधिवेशन का नाम, हालांकि लाहौर अधिवेशन 1940 में जाके हुआ, अभी भी 3 साल हैं इसके लिए, लेकिन इसके ग्राउंड को बनाने के लिए 3 साल तक उन्होंने भारत के अंदर भीषण दंगे कराए। ठीक है, 3 साल तक। और 3 साल भारत में इतने दंगे हुए कि भारत की लगभग एक तरफ की पॉपुलेशन सीधा सीधा किसकी तरफ खिंच गई, मुस्लिम लीग की तरफ खिंचती चली गई। मुस्लिम लीग की पॉपुलरिटी इतनी बढ़ गई कि जहां पर लाखों की संख्या में भी मेंबर्स नहीं हुआ करते थे, वो करोड़्स ऑफ करोड़्स की संख्या में मेंबर्स पहुंच गए इनकी पॉपुलरिटी की वजह से। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा डाइवर्जन था, जिसके बाद में मुस्लिम लीग कभी पीछे हटके नहीं देखना चाहती थी, ना किसी के साथ में कोई संधि, ना किसी के साथ में कोई गठबंधन। सीधा उसका एक ही लॉजिक था कि भारत के अंदर अगर हमको एक अलग राष्ट्र चाहिए, जिसकी डिमांड उन्होंने 1940 के अंदर सीधा तौर पे कर दी। ठीक है, तो अगर एक राष्ट्र हमको अलग चाहिए तो भारत में एक राष्ट्र ऐसे नहीं मिलेगा। दिखाओ भारतीयों के, भारत में मुसलमानों के ऊपर कितने अत्याचार हो रहे हैं, ये दिखाओ। ठीक है, और ये दिखाने के लिए उन्होंने क्या शुरू करा, दंगे कराना भारत में शुरू कर दी।
तो इससे जनता तो जितनी भी थी सारी की सारी वो मुस्लिम लीग के फेवर में आना शुरू हो गई, ठीक है। लेकिन अभी भी बहुत बड़ा एक तबका है जो मुस्लिम लीग को समर्थन नहीं करता भारत का, ठीक है। और भारत का वो तबका जैसे मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे, क्या हो गया बिल्ली कहाँ है, बिल्ली बना बैठा होगा। हाँ तुम्हारा नाम लिया मैं ये कह रहा था सर, जो 11 प्रांतों में जो चुनाव हुए थे, ये प्रांतीय चुनाव कहलाएगा? जी बिल्कुल प्रांतीय चुनाव कहा जाएगा। तो सर इसके जो मंत्री जैसे पंजाब से निकला जो मतलब जिसको भी बहुमत प्राप्त हुआ, हाँ तो वो मतलब आपके जो मेजोरिटी बनी थी तो वो प्रधानमंत्री कहलाए थे या मुख्यमंत्री? देखो जो वहाँ पर प्रांतों के अंदर चुन के जो कुछ लोग पहुंचे थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू चुने गए या फिर अम्बेडकर को चुना गया, राजगोपालाचारी चुने गए थे, ये सब उस समय में, क्योंकि पोस्ट मुख्यमंत्री की बनी नहीं थी कोई, कि हम बोले कि मुख्यमंत्री का चुनाव हो रहा है, और भारत में कोई प्रधानमंत्री था भी नहीं, ठीक है। तो उनको प्रधान बोला जा रहा था, उस स्टेट का प्रांतों का प्रधान बोला जा रहा था, और किसका प्रधान, मंत्रियों का प्रधान बोला जा रहा था। इस वजह से ये प्रधानमंत्री की पोस्ट आप वहां पर बोल सकते हो इनके लिए आएगी, लेकिन ये चुनाव मुख्यमंत्री वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा। मैं पोस्ट की बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपसे पहले बोला था, डायरेक्ट इलेक्शन जो वर्ड है, जो इलेक्शन वर्ड है, वो पहले 1892 की काउंसिल एक्ट में नहीं आया था, वो उसके अंदर नहीं आया हुआ है वो, ठीक है। लेकिन 1909 में देखे ये वर्ड ही आ गया। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री वर्ड को अगर देखें तो उस समय में नहीं आया हुआ है, ये बाद में आया। लेकिन चुनाव मुख्यमंत्री के इलेक्शन के आधार पर ही हो रहे हैं। चुनाव किसके आधार पर, और उनको प्रधान सेवक बोला जा रहा है उन प्रांतों का, ये बात ध्यान रखिएगा। हायर पोस्ट क्या बोली जा रही है, प्रधान सेवक, और प्रधानमंत्री की पोस्ट भी लिखी हुई है कि इनको किसकी पोस्ट पे लाया गया था, प्रधानमंत्री की पोस्ट पे लाया। बाद में इसमें चेंजेस होते हैं बहुत सारे, और इनको मुख्यमंत्री बोला जाता है प्रांतों का, ठीक है। चलिए ये देख लीजिए बस चुनाव के परिणाम जो मैं बता भी चुका हूं आपको। चुनाव के परिणाम के अंदर ये देखिए, बंगाल, पंजाब और सिंध, ये 3 जगहें हैं जिन जगहों को छोड़कर कांग्रेस ने अन्य क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन किया, ठीक है। अच्छा प्रदर्शन मतलब इन बकाया 3 जगहों को छोड़कर जो 8 स्टेट्स थे, 8 प्रांत थे, इन 8 प्रांतों में कह सकते हो आप कांग्रेस ने डायरेक्ट अपनी सरकार यहाँ पर बना ली थी, ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट थोड़ा 5 में मिला था बहुमत पूर्ण, 5 में पूर्ण बहुमत मिला, 5 में पूर्ण बहुमत मिला था, और 3 के अंदर उन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई थी, इसलिए मैंने बोला 8 में टोटल मिला। 5 में पूर्ण बहुमत मिला था, और 3 जगह पे उन्होंने गठबंधन की सरकार, जैसे असम का इलाका है, असम में कांग्रेस का कोई वर्चस्व नहीं है, किसका होगा, लोकल पार्टी का होगा, तो वो लोकल पार्टी के साथ में गए और उनके साथ में गठबंधन किया, फिर एक सरकार बनाई वहां पर जाके, ठीक है। तो वो बेसिकली चीजें, ये ऐसे ही मद्रास के अंदर, मद्रास में भी कांग्रेस का कोई वर्चस्व नहीं था इतना खास, तो कांग्रेस ने वहां पे की भी लोकल पार्टी के साथ में गठबंधन किया और फिर एक सरकार बनाई, ठीक। तो इन 3 जगहों को छोड़कर आप लोग याद रखिए, कांग्रेस 8 जगहों पर, जो भी हमने पीछे बात की थी, उन 8 जगहों पर कांग्रेस ने अपनी 3 जगह सरकार, 8 जगह सरकार बनाई, 3 जगह छोड़कर। और ये 3 जगह सब कौन है, मुस्लिम मेजोरिटी वाली है ना। इसमें से एक कौन सी है मुस्लिम मेजोरिटी की जो नहीं दिख रही है, NWFP नहीं दिख रही है, ठीक है। तो NWFP के अंदर किसका वर्चस्व होगा, फिर कांग्रेस ने वहां पर गठबंधन कर लिया था, ठीक है। कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया था लोकल पार्टी के साथ में। तो अगर हम बात करें NWFP, तो NWFP में भी किसकी गवर्नमेंट देखने को मिलेगी, कांग्रेस की गठबंधन की गवर्नमेंट देखने को मिलेगी। बस इतना याद रखना है आपको, बाकी इससे रिलेटेड कोई चीजें ध्यान नहीं रखनी है। ये सेकंड वाला स्टेटमेंट हटा दूंगा मैं, गलत लिखा हुआ है थोड़ा। चलिए आ गया ये सुभाष चंद्र बोस। क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस को, लेकिन यहीं पे क्यों पढ़ रहे हैं, पहले पढ़ने से बाद में यहाँ पर इन्हें कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था 1938 में, और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, एग्जैक्टली
यहाँ पर हुई है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। इस वजह से सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ना जरूरी था, थोड़ा सा बैकग्राउंड भी जानना जरूरी था, तो हमने सोचा यहाँ से जान लेते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस भी एक बहुत बड़े क्रांतिकारी लीडर भारत के रहे हैं, जिनकी वजह से आजादी मिली, ये कहने में बिल्कुल भी हमको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। हालांकि वो आजादी के समय प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन उनकी वजह से आजादी मिली, ये कहना बिल्कुल उचित होगा। जिस तरीके से भारत के अंदर गांधी जी क्रांतिकारी गतिविधियों को, आंदोलन को गति दे रहे थे, उसी तरीके से देश के बाहर अगर कोई गति दे रहा था तो वो सुभाष चंद्र बोस थे। देश की जनता को एक साथ संग्रहित करके, उसको इकट्ठा करके देश की आजादी के लिए बात करना और हम आप ही के लिए कार्य कर रहे हैं, ये समझाना आसान है, क्योंकि आप सब इस इमोशन से, इस धरती से जुड़े हुए लोग हैं, समझेंगे कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप जोड़ लेंगे आसानी से। लेकिन सुभाष चंद्र बोस कहाँ जोड़ रहे हैं लोगों को? विदेश के अंदर जोड़ रहे हैं, जिनका भारत के लोगों से कुछ खास लेना देना नहीं है। हिटलर को क्या लेना देना, मुसोलिनी को क्या लेना देना भारत से, लेकिन उसके बाद में भी वो भारत की मदद करने के लिए ऐसे लोगों को भी तैयार कर लेते हैं। तो ये वो व्यक्तित्व है जिसकी बात हम लोग को थोड़ा सा डिटेल में करनी है। उड़ीसा के रहने वाले हैं और उड़ीसा में इनका जन्म हुआ और बाद में इनका जो भी एजुकेशन वगैरह था वो आगे चल के इन्होंने अपनी डिग्री वगैरह बंगाल से की। बंगाल में जिस कॉलेज में, प्रेसिडेंसी कॉलेज में ये पढ़ते थे, प्रेसिडेंसी कॉलेज से इन्हें निष्कासित कर दिया गया। कलकत्ता की यूनिवर्सिटी, वहां से निष्कासित करने का कारण यही था, क्रांतिकारी गतिविधियां वहां भी चलाते रहते थे, आंदोलनों में पार्ट लिया करते थे, है ना। तो उस समय की गतिविधियां कई सारी इनकी वजह से हुआ करती थी। ये अपना गुरु मानते थे चित्तरंजन दास को। सीआर दास पढ़ा है हम लोग ने पीछे भी देखा। और जो अपना धार्मिक या आध्यात्मिक गुरु मानते थे वो स्वामी विवेकानंद को माना करते थे, ठीक है। ये कुछ चीजें इनके बैकग्राउंड को जानने के लिए जरूरी है, क्योंकि जब भी हम लोग बात करेंगे ना, विवेकानंद के ऊपर जाएंगे या फिर ऐसे सीआर दास के पास जाएंगे, तो हमको देखना पड़ेगा इन लोगों की लीगेसी क्या है, ये लोगों की विरासत क्या है। मतलब इनके बाद में इनसे सीख के कौन से ऐसे लीडर हैं जो लीडर्स भारत के अंदर आंदोलन चला रहे। तो सीआर दास से सीखा हुआ व्यक्ति एक सुभाष चंद्र बोस बनता है, विवेकानंद से सीखा हुआ व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस बनता है। ये एक बड़ी कल्पना भारत के अंदर उस समय नहीं की गई थी, जब ये लोग भारत के अंदर ऐसी तमाम गतिविधियां चला रहे थे। चाहे हम विवेकानंद की बात करें, चाहे सीआर दास की, उन्होंने नहीं सोचा था कि उनकी वजह से कोई सुभाष चंद्र बोस बन जाएगा, है ना। तो इसलिए क्या होता है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उससे कई सारे लोग सीख के आगे उन कार्यों को अंजाम दे सकते हैं। भले से सीआर दास जो है आजादी दिलाने में भारत को नहीं सक्षम हो पाए, लेकिन उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार कर दिया जो भारत को आजादी दिला दे, है ना। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम क्या नहीं कर पाए, इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि हमारे आने वाले लोग या हमारे बाद के लोग क्या कर रहे हैं, है ना। बेसिकली वही है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें सुभाष चंद्र बोस की, सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पढ़ाई जब कलकत्ता से कंप्लीट नहीं कर पाए, यहाँ से निकले, तो उन्होंने दूसरी यूनिवर्सिटी निकले और वहां पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने जाके एडमिशन लिया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद में वहीं सिविल सेवाओं की भी तैयारी करते रहे। सिविल सेवाओं की तैयारी में पहले अटेम्प्ट में बैठ के इन्होंने आईसीएस की परीक्षा को उत्तीर्ण किया, अच्छी रैंक के साथ में उत्तीर्ण किया था और ये आईसीएस बन के भारत के अंदर वापस लौटे। लंदन में होती थी उस समय परीक्षा, याद होगा आप लोगों को। तो लंदन में उस समय परीक्षा होती थी, तो ये लंदन में सिविल सेवा की परीक्षाओं को उत्तीर्ण करके भारत के अंदर आते और जैसे ही ज्वाइनिंग इनकी हो रही होती है, ये सामने लेटर लेते हैं और वही ब्रिटिश की बेंच पे फेंक के चले जाते हैं बिना किसी वजह के। और कारण इनसे बाद में जब पूछा जाता है, बोले मैं सिर्फ इनके मुंह पे एक तमाचा मारना चाहता था कि भारतीय क्या कर सकते हैं और हाँ, भारतीय कितने उच्च पदों पे जा सकते हैं और भारतीय सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन भारतीय एक काम नहीं कर सकते, तुम्हारी गुलामी, और मैं तुम्हारी गुलामी नहीं करने वाला। तो मैं ये सेवाओं को आज ही से छोड़ता हूँ। एक दिन भी ज्वाइन नहीं किया और वहीं फेंक के चले आए, ठीक है। और उसके बाद में इन्होंने भारत की राजनीति के अंदर आकर सक्रिय रूप से भागीदारी ले ली, क्योंकि पॉपुलर हो जाएगा ऐसा व्यक्ति। अगर आप देखो, कोई व्यक्ति सरकार को जाकर सीधे बोल दे कि एक तो सिविल सेवा को निकाल के आया हो, आज के समय में जितने भी ऑफिसर बनते हैं और टॉप रैंकर्स होते हैं, आप सबके बारे में जानते हो ना, मोटा मोटा सबके बारे में जानते हो। तो जो लंदन के अंदर सिविल सेवाओं में सेलेक्ट होकर एक भारतीय आ रहा, तो उसके बारे में पूरा भारत जानता होगा, सब जानते होंगे। तो सुभाष चंद्र बोस को तो वहीं से लोग जानते थे, ये कोई व्यक्ति है। और जब आज उन्होंने सिविल सेवाओं से पूरी तरीके से मना कर दिया और पॉपुलैरिटी बढ़ गई कि सुभाष चंद्र बोस यार दमदार व्यक्ति तो है
है ना, और पॉपुलैरिटी बढ़ गई। जब ऐसी पॉपुलैरिटी बढ़ी तो सुभाष चंद्र बोस ने बोला कि अब जनता का सहारा लेके आंदोलन खड़ा किया जा सकता है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। ऐसा कुछ भारत में अभी किसी IAS अधिकारी ने ट्राई किया था, कोई नाम बताएगा? सुभाष चंद्र बोस ने ट्राई किया था, ऐसा कुछ भारत के अंदर अभी एक IAS अधिकारी ने ट्राई किया था। छत्तीसगढ़ के फर्स्ट वाले पता है कौन? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ सुभाष चंद्र बोस की तरह इसी आइडियोलॉजी को गेन करता हुआ एक व्यक्ति ऐसा था जिसने सोचा सरकार की सहमति के साथ में मैं काम नहीं कर पाऊंगा, मैं एक आंदोलन खड़ा करूंगा, अपनी पार्टी बनाऊंगा और उसके बाद मैं देश के लिए काम करूंगा। ऐसा व्यक्ति एक IAS अधिकारी था, अभी रिसेंट में उसने इस्तीफा दिया, बाद में फिर IAS की पोस्ट पर ज्वाइन कर दिया। कौन? बताओ ना, बताओ, मैं बताओ। शायद उत्तराखंड का था, पार्टी में ज्वाइन हो गए, फिर वापस आ गए। छत्तीसगढ़ वाला, छत्तीसगढ़ वाला उन्होंने तो ज्वाइन ही नहीं किया। शाह फैजल का नाम सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना। 2011 IAS टॉपर, रैंक 1, जम्मू कश्मीर शाह फैजल, ठीक है, जम्मू कश्मीर के शाह फैजल 2011 टॉप रैंकर हैं, रैंक 1 आई थी उनकी उस समय में। और जब 2011 में उन्होंने ज्वाइन करा, काम कर रहे थे, और जम्मू कश्मीर के अंदर वो भारत के जम्मू कश्मीर के कैडर को ही चूज करते, क्योंकि रैंक 1 थी, आप अपने हिसाब से उस समय कैडर चूज कर सकते थे, ये आपको आजादी थी। तो वो जम्मू कश्मीर चूज करते हैं इस वजह से कि भारत के लोगों के अंदर चेंज ला सकें, कि वो जम्मू कश्मीर को लेकर अपना थोड़ा सा सोच बदलें और जम्मू कश्मीर के लिए काम कर सकें। शाह फैजल ऐसा व्यक्ति था जिसके सामने आतंकवादियों ने गोली मार दी थी उसके फादर को, ठीक है, और उनके मतलब पूरी फैमिली की ही आतंकवादी लोगों ने हत्या कर दी थी, ठीक है। तो शाह फैजल ने बोला था मैं भी आतंकवादी बन सकता था, लेकिन मैं शिक्षा लाकर एक चेंज लाना चाहता था। जम्मू कश्मीर के लोग मुझे देख के इंस्पायर हो कि अगर आपके परिवार के साथ गलत हुआ है तो उसका मतलब ये नहीं आप हथियार उठाओ, आप कलम उठा के अधिकारी भी बन सकते हो, ठीक है। तो वो सोच का व्यक्ति था। जब उसको लगा कि उसके हिसाब से गतिविधियां नहीं हो रही है, कानून या जो भी चीजें हैं वो उसके हिसाब से नहीं हो रही हैं, तब उसने क्या करा था, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए उसने वो पोस्ट छोड़ दी, IAS अधिकारी से इस्तीफा दे दिया और सरकार को जाकर बोला था साफ साफ कि हम आपके साथ कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो तरीका कार्य करने का है वो जम्मू कश्मीर के फेवर में नहीं है, ठीक है। और ऐसा कई सारे लोगों को लगा बाद में, और उसने वहां पर अपनी एक इंडिपेंडेंट पार्टी बनाई, और पार्टी बनाने के बाद में फिर वहां पर उस पार्टी के साथ इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन के साथ में कार्य करना शुरू किया। तो वो वहां पे एक आंदोलन इसी तरीके के खड़ा करना चाहता था व्यक्ति। वो व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस को पढ़ा हुआ है, उसे पता ना इतिहास कि सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा व्यक्ति है जिसने इतिहास में ऐसा कार्य किया था, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस अपनी कुछ बनाई गई नीतियों के ऊपर इतना ज्यादा, आप कह सकते हो कि जैसे गांधी जी अपने सिद्धांतों को कभी नहीं छोड़ते थे, पहले सुभाष चंद्र बोस ने एक बार बोल दिया हाँ तो हाँ, मतलब आप इससे पीछे नहीं हट सकते। वैसा व्यक्तित्व लाना इम्पॉसिबल सी चीज है ना। तो ऐसे लोग महान ऐसे ही नहीं बन जाते। शाह फैजल एक आम अधिकारी जो थे वो ऐसी चीजों को अपने अंदर नहीं ला पाए। सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व को लाना बहुत बड़ी बात है, नहीं ला पाए। बाद में इनको क्या करा गया, डिटेन करके भेज दिया गया, जेल हुई इनको काफी समय के बाद में वापस आए, सरकार से माफी मांगी और फिर से सर्विसेज को ज्वाइन किया गया, ठीक है। ये ट्राई किया इन्होंने, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये सुभाष चंद्र बोस के ही कदमों पे चले और इन्होंने पूरी क्रांति खड़ी कर दी होगी। तो ऐसे कई लोग करते हैं। ऐसे लोग वही होते हैं जो आधिकारिक वर्ग के लोग होते हैं और कुछ क्रांति करना चाहते हैं। भारत के अंदर देख लो, अरविंद केजरीवाल एक नाम है, आपको पता है, ऐसा कोई विदेश से निकाला हुआ व्यक्ति है वो, ठीक है, और IRS के पद पे भी रहा हुआ व्यक्ति है वो। और वो व्यक्ति ने 2005 के अंदर से आंदोलन शुरू कर दिए, पता है आप लोग को? ये तो आप लोग 14 में चेंज देखा होगा, 12-14 में, लेकिन उसके आंदोलन कब से शुरू हो गए थे? 5 से, ठीक है। RTI वाले जो भी कानून भारत में आए, बहुत बड़ा योगदान है इनका, ठीक है। जो अरविंद केजरीवाल है, भारत के अंदर बहुत बड़े चेंजेस लाने में अरविंद केजरीवाल। तो ये व्यक्ति उसी समय से इस सोच का था। इसने IAS पढ़ा हुआ है, इसने सिविल सेवाओं की तैयारी पढ़ी और इतिहास को अच्छे से पढ़ा है, तो इसको पता है आंदोलन करके एक बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। और इसने वहां से इस्तीफा दिया और इस्तीफा देकर पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली, ठीक है। तो कल को अगर आप लोग भी अधिकारी बनोगे तो ऐसे व्यक्ति तो आप लोग को याद आएंगे, इस्तीफा देने चलते और पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे।
गलत कुछ नहीं है उसमें। आप लोग आगे चल के अधिकारी बन के पॉलिटिक्स कर सकते हो, कोई चेंज नहीं। देखो एक चीज ये है कि भारत के अंदर आप एक अधिकारी बन के चेंज नहीं ला सकते, ये बात मैं अभी आपको स्पष्ट तौर पे बता दूं। और ये बात इंटरव्यू में भी अगर आपसे पूछी जाएगी तो भी आपको ये बात स्पष्ट तौर पर रखनी पड़ेगी कि आप एक अधिकारी बन के अगर चाहो भारत के अंदर मेजर चेंजेस ले आओ, नहीं ला सकते। आप सिर्फ कोशिशें करो, क्योंकि उसके ऊपर कंट्रोल किसका होता है? पॉलिटिशियंस का होता है। वही है कानून बनाएंगे, वही लोग हैं जो आपको ऑर्डर देंगे कि ये करना है, ये नहीं करना है, इन चीजों के ऑर्डर देंगे। आपके पास में कुछ चुनी हुई चीजें एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपके पास में पावर में होती है, ठीक है। लेकिन नाम इतना बड़ा है IAS अधिकारी, इससे जनता इतनी प्रभावित रहती है कि सब भागते कहाँ है? DM के पास में। ऐसा होता है ना। तो ये नॉर्मलाइज हो गया, पॉपुलर बहुत हो गया, लेकिन रियल पावर, रियल ऑथोरिटी आज भी पॉलिटिक्स में है, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन में नहीं है, ठीक है। तो कल को अगर आप एक IAS और भारत के अंदर एक बदलाव देखना चाहते हैं तो बदलाव देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी पड़ेगी, राजनीति में तब बदलाव होगा। इसका सर अगर इंटरव्यू में अगर पूछा जाए तो ऐसे बहुत से लोग कहते हैं कि मतलब इसे पावर चाहिए IAS की या काम करने जाए, तो वहां पे इसका आगे क्या आंसर क्या बोलते हैं? हाँ, पावर की बात अगर आए आपसे, आप बोलो कि मुझे पावर चाहिए, मैं इसलिए IAS बनना चाहता हूँ, है ना। तो देखो पावर मिलती है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट का प्रिंस बोला जाता है ना, किंग ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है IAS अधिकारी को, पावर मिलती है। लेकिन पावर के बाद में भी जो आपको एक ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है, उन लोगों का जो पढ़े लिखे भी नहीं है, जिनको इतिहास तो छोड़ो, इतिहास का ई भी नहीं आता है, और वो लोग बताते हैं हमें कि क्या करना है, तो गुस्सा तो आएगी नहीं। और ऐसे लोगों के हाथ में पावर भी नहीं होती तो और ज्यादा महसूस करते हैं इस चीज को। तो अगर आपसे इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा जाए तो उस समय थोड़ा फेक रहिए, ठीक है। फेक का मतलब क्या है? लोकल बनने थोड़ा। मैंने बोला हमेशा इंटरव्यू के अंदर आपको रियल रहना होता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में आप रियल नहीं रह सकते। अगर ये रियलिटी बोल दो तो तुरंत उठा के बोलेगा फिर क्यों आया, अधिकारी बनना ही क्यों चाहते हो, है ना। अब जो रियलिटी है वो ग्राउंड रियलिटी है, वो तो आपको पता है। अगर वो बोल रहे हैं कि सरकार योजनाओं को सही से लागू नहीं कर रही है, जिससे रोजगारी नहीं खत्म हो रही है, वो सरकार को क्रिटिसाइज कर रहा है, आप करोगे बैठ के साथ में? नहीं कर सकते, बोल ही नहीं सकते सरकार के खिलाफ, ठीक है। बोल ही नहीं सकते, ऐसा नहीं बोल रहा, जहां पे गलत चीजें आएंगी आप बोल सकते हो, लेकिन सरकार में क्रिटिसिज्म वो आपसे करवाना चाहते हैं, आपकी मेंटेलिटी को जानने के लिए, करोगे थोड़ी बैठ के बात, है ना। तो यही बात होती है, फेक इट टिल यू मेक इट। बस सीधा याद रखो, अगर ऐसी कोई बात आ जाए, जब तक आपका बात सिद्ध ना हो जाए तब तक आप उसके बारे में इस तरीके से स्पष्टीकरण दे सकते हो, लेकिन वो इतना रियल लगे कि बस 15 लाख अकाउंट में आ गए इतना रियल लगना चाहिए। हाँ सर, वैसे हम परिवर्तन नहीं ला सकते हैं, लेकिन सरकार की जो नीतियां होती हैं उसको जनता तक पहुंच पाना है, मतलब ठीक से नहीं पहुंच पाती है। सरकार ने क्या बोला और जनता ने क्या समझा, उसके बीच को हम जो एक कड़ी बनने का कार्य करते हैं ना, तो उसको भी हम चेंजेस ला सकते हैं। अब ऐसे तो नहीं कह सकते कि हम एक अधिकारी बनने के बाद भी हम अपने जिले के लिए कुछ नहीं कर सकते, हम अपने स्टेट के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने जिले के लिए तो बहुत तुम समझे नहीं मेरी बात, तुम समझे नहीं, मैं ये कही नहीं रहा हूँ, समझ गया सर, मैं ये कही नहीं रहा हूँ IAS अधिकारी कुछ कर नहीं सकता। सर आपने बोला कि एक मतलब ऐसा परिवर्तन नहीं ला सकते हैं, एक सामाजिक और बड़ा परिवर्तन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना, वो नहीं ला सकते। अब अरविंद केजरीवाल को पता था RTI कानून पास करना किसी डिस्ट्रिक्ट के DM के बस की बात नहीं है, या एक IRS अधिकारी की बात नहीं, उसके लिए जन आंदोलन करना पड़ेगा, तो वो गया, उसने किया जन आंदोलन। तो एक बड़ा परिवर्तन की मैंने बात की, मैं छोटे छोटे परिवर्तन की बात नहीं कर रहा। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को मार दिया तो तुम फैसला सुना रहे हो वहां बैठ के, ये परिवर्तन नहीं होता है, ये तो हो ही रहा है। अदालतें बैठी है, DM भी वो काम करवा देता है, बीच में बन के बिचौलिया, सॉरी हो जाता है। लेकिन होती है ये चीजें। अब जो रियल पावर है, जो बड़े आंदोलन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इनका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कंपेयर तो करो आप हमसे, ठीक है। तो जब इनका एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो फिर ये सब पोस्ट छोटी है उस चीज के लिए, है ना। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में वही बता रहा था मैं कि इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से निकाला गया, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपना पूरा का पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, क्योंकि इन्हें कलकत्ता में निकाला गया था प्रेसिडेंसी कॉलेज से।
उसके बाद में ये यहाँ पहुंच के IAS अधिकारी, उस समय ICS होता था, बनने के बाद रिजाइन करके जन आंदोलन में आ जाते हैं। और जब ये जन आंदोलन का पार्ट बनते हैं तो इनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा हो जाती है, जैसा हमने देखा 1928 की नेहरू रिपोर्ट में एक व्यक्ति को लाया जा रहा है और वो उसका मेंबर बन रहा है। कौन? इवन सचिव बन रहा है। कौन? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस वहां पे उसके सचिव रहते हुए भी उसका विरोध कर रहे हैं। ये बात क्या दर्शाती है कि सुभाष चंद्र बोस वो व्यक्ति है कि जो आपके जो भी प्रशासन है उसके आधार पर उनके उंगलियों पर नाचने वाला व्यक्ति नहीं है। अगर चाहता तो आराम से कांग्रेस को फॉलो कर सकते थे कि कांग्रेस जो कह रही है हाँ 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 ठीक है, लेकिन नहीं किया। सुभाष चंद्र बोस ने उस समय में भी विरोध किया। ठीक है, अब ये चीज इनकी पॉपुलैरिटी को और ज्यादा बढ़ाती चली गई। ठीक, अब ये चीज इनकी पॉपुलैरिटी को और ज्यादा बढ़ाती गई और एक समय ऐसा आ गया कि 1937 में जब बात हो रही थी देश के अंदर जन आंदोलन, भारत के अंदर जो ऐसे व्यक्तित्व हैं जो जनता को एक कर सकते हैं, जनता को साथ में ला सकते हैं, उन व्यक्तित्व में गांधी से भी ऊपर एक नाम आ रहा था बार बार, और वो कौन था? सुभाष चंद्र बोस का नाम। ठीक है, तो गांधी से ऊपर जब इनका नाम शुरू हुआ आना तो गांधी जी को प्रॉब्लम हुई थी। मैंने बताया 1938-39 गांधी जी को प्रॉब्लम हुई। गांधी जी को प्रॉब्लम इस वजह से नहीं हुई कि इनका नाम इनसे ऊपर आने लगा था। ठीक है, गांधी जी कुछ सिद्धांतों का पालन करते थे, सुभाष चंद्र बोस उन सिद्धांतों का पालन नहीं करते थे। सुभाष चंद्र बोस के अंदर एक वामपंथी दल की सोच वाला जो एक कॉन्सेप्ट है वो बैठा हुआ था। ठीक है, और उस सोच का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हिंसा भी अगर करेंगे तो उससे पीछे नहीं हटेंगे, अगर हमें अपने राइट्स अधिकार के लिए लड़ना पड़े। ठीक है, तो वो उसके लिए भी तैयार थे। अब सुभाष चंद्र बोस वो व्यक्ति है जो वर्ल्ड इतिहास, जो विश्व इतिहास है उसके ऊपर बहुत फोकस करते हैं। उनको पता है विश्व में क्रांतियां हुई हैं और पूरे विश्व में एक ऐसी क्रांति नहीं हुई जहां पर बिना हिंसा के आजादी मिल गई हो। आप उठा लो जितने इतिहास है, और ये रियल है। ठीक है, और वो व्यक्ति जो पढ़ रहा था वो रियली पढ़ रहा है, ऑब्वियस सी बात है। तो उसे पता है कि पूरे विश्व में एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां लोगों को आजादी मिल गई हो बिना हिंसा के। तो सुभाष चंद्र बोस की आइडियोलॉजी वही सेट होगी ना कि हमें भी तो कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा। अगर सिर्फ डिमांड ही करते रहेंगे तो ये डिमांड तो चलती रहेंगी सदियों तक। वो कभी पूरी करेंगे कभी नहीं करेंगे, लेकिन भारत को स्वराज तो नहीं मिल सकता है ना। तो इस बात को लेकर लगातार डिस्प्यूट्स रहते थे। अब हुआ क्या, गांधी जिस सोच के व्यक्तित्व थे उनका मानना यह था, क्योंकि वो लोग गांधी जो थे वो टॉल्स्टॉय को पढ़े हुए थे। टॉल्स्टॉय समझते हो कौन है? टॉल्स्टॉय वो व्यक्ति है जिसने एक किताब लिखी बहुत पॉपुलर थी और उसमें उन्होंने लिखा था द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। ठीक है, जो किंगडम है गॉड की वो आपके अंदर ही है, मतलब गॉड ही आपके अंदर है, सामने वाला व्यक्ति ही गॉड है। मतलब अंग्रेज भी आपके दुश्मन नहीं है। इस तरीके की आइडियोलॉजी वो पढ़ के आए हुए थे कि इन व्यक्तियों को भी अपनी सोच के आधार पर सुधारा जा सकता है अगर आप उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करोगे। और गांधी जी चाहते थे जो इतिहास में आज तक ना हुआ तो वो भारत के इतिहास में क्यों ना लिख दिया जाए कि बिना हिंसा के हमने आजादी लेके दिखाई, है ना। तो गांधी जी का ये सोच था। तो गांधी जी एक नई क्रांति भारत के अंदर लाना चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस को पता था ये सब इम्प्रैक्टिकल बातें हैं, लेकिन मैं गांधी जी का सम्मान करता हूँ, ऐसा बोल नहीं सकता। ठीक है, उनके बिहाफ में मैं बोले देता हूँ। ठीक है, हाँ, उनका सोचना यही था कि इम्प्रैक्टिकल व्यक्ति, मतलब इम्प्रैक्टिकल का मतलब बिना हिंसा की चीजें, क्योंकि इतिहास जो बताता है वो चीजें रिपीट होती हैं, हम लोग ने देखा ही, तो नहीं हो सकता ऐसा। तो सुभाष चंद्र बोस उसी समय से उस सोच के व्यक्ति थे। 1938 में जब जनता की पॉपुलैरिटी को देखते हुए सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया गया कांग्रेस का। कांग्रेस के अध्यक्ष बनने का मतलब उस समय यह था कि भारत का प्रधानमंत्री बन जाना। ठीक है, वो वाला कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा। वो भले से 1 साल के लिए बना करते थे, होता था, लेकिन मतलब यही था कि भारत का प्रधानमंत्री बन जाना। और उसको बनाने का मतलब ये होता था पूरी जनता में उस आइडियोलॉजी का मैसेज चला जाएगा कि अगर ये व्यक्ति बना है तो इसका मतलब है जो ये सोच रहा है वही सही है। ठीक है, गांधी इसी के अपोज में आ गए। गांधी ने बोला कि अगर सुभाष चंद्र बोस को आपने लीडर बना दिया तो अभी तक जो हम लोग अहिंसावादी आंदोलन चला रहे थे वो आंदोलन खराब हो जाएंगे। मतलब पूरी जनता ये सोच लेगी। कांग्रेस भी वामपंथी दल में शामिल हो गई। कांग्रेस ने भी अपना नेता ऐसा चुन लिया जो हिंसा को भी समर्थन करते हैं। तो फिर जितनी भी भीड़ है वो सारी की सारी भीड़ कैसी हो जाएगी, वो भी हिंसात्मक हो जाएगी। 1938 का सेशन बहुत पॉपुलर सेशन हुआ। सुभाष चंद्र बोस को जगह जगह तारीफें मिली, लेकिन गांधी जी यहाँ से वापस उठ के चले जाते हैं। ठीक है, और गांधी जी इस बात से नाराज हैं। अगला फिर से सेशन होता है। वो चाहते थे पट्टाभी सीतारमैया बने यहाँ पर अध्यक्ष 39 में, लेकिन 39 में फिर से कांग्रेस किसको चुन लेती है, सुभाष चंद्र बोस को।
गांधी जी साफ साफ बोलते हैं कांग्रेस के लोगों से लगभग 200 वोट से जीतते हैं उस समय सुभाष चंद्र बोस, अप्रोक्स 200, लगभग 1500 वोट मिलते हैं सुभाष चंद्र बोस को और सीतारमैया को मिलते हैं 1200 के आसपास, कुछ ऐसे वोट मिलते हैं, 1200-1250 के आसपास। तो ये लगभग 200 वोटों का कुछ डिफरेंस होता है जिससे वो जीत जाते हैं। लेकिन कांग्रेस की कार्यकारी समिति एक अलग चला करती थी जिसमें टोटल 15 मेंबर रहते थे, ठीक है। एक तो मेंबर्स होते हैं सारे के सारे और एक कार्यकारी मेंबर्स होते हैं जो कि प्रधानमंत्री के सहयोगी होते हैं, उसको सजेस्ट करते हैं कि आप लोग इस तरीके से कार्य करो। जैसे आज के समय में प्रधानमंत्री के साथ में भी होती है ना एक चीज, जैसे मंत्रिपरिषद जो उसको सजेशन देती है, तो वैसे होते थे कार्यकारी। गांधी जी ने जो अपील करी कि आप सारे लोग अगर सुभाष चंद्र बोस के साथ सहमत हो और हम सहमत नहीं है, तो जितने लोग सहमत नहीं है वो लोग कांग्रेस छोड़ दें, ठीक है। उन्होंने ये अपील करी। सुभाष चंद्र बोस के साथ में जितने सहयोगी नहीं थे, जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया था, उन लोगों ने क्या करा, कांग्रेस छोड़ दी। कांग्रेस छोड़ने के बाद में एक चीज और हुई, कार्यकारी परिषद जो थी वो पूरी तरीके से भंग हो गई। भंग होने का मतलब यह था 15 मेंबर्स कार्यकारी परिषद में थे, उनमें से 12 ने रिजाइन कर दिया सीधा, क्योंकि 12 गांधी के समर्थक थे उसके अंदर, 3 लोग बचे थे उसके अंदर कार्यकारी परिषद। लेकिन कांग्रेस ने फिर भी ये बात को निर्धारित किया कि कांग्रेस का सेशन अगर 1939 हो रहा है तो वो होगा और हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। और 1939 का सेशन हुआ, उसके अंदर सुभाष चंद्र बोस आए एज अध्यक्ष उसके अंदर जब आए, और सुभाष चंद्र बोस की हालत उस समय बहुत स्थिर थी, बीमार थे काफी, तो उस समय बोला गया कि स्ट्रेचर के ऊपर आए थे, उनको स्ट्रेचर पे लाया गया था, इतना बीमार थे वो, और वो स्ट्रेचर पे आके उसकी कार्यवाही को भी करते हैं। क्योंकि अध्यक्ष बनने का मतलब ये मत समझिएगा कि एक दिन कोई आया उसने मीटिंग्स करी और चला गया और अध्यक्ष बन गया, बात खत्म, नहीं, वो पूरे के पूरे सेशन कई दिन चला करते थे, ऐसा होता था। तो कुछ दिन तो कंटिन्यू करा सुभाष चंद्र बोस ने, लेकिन जब देखा कि 2 तबकों में कांग्रेस इतनी बुरी तरह विभाजित हो रही है, हमारी वजह से हो रही है और गांधी जी नहीं चाहते हम बने, तो सुभाष चंद्र बोस ने वहां पे अनाउंस किया सेशन में जाके कि आज से हम रिजाइन करते हैं और आप जिसको चाहते हैं कांग्रेस का अध्यक्ष बना सकते हैं। और मैं गांधी जी को इस बात में पूरा सम्मान देता हूँ और मैं कांग्रेस में अब नहीं रह पाऊंगा, और इतना कहते हैं वो कांग्रेस से भी रिजाइन करके चले जाते हैं। लेकिन कांग्रेस से एक अनुमति मांगते हैं और वो ये मानते हैं कि कांग्रेस के अंदर ही मैं एक सब पार्टी बनाना चाहता हूं, जो कांग्रेस के ही मेंबर से मिला के बनाई जाएगी, जिसका नाम दिया जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। तब जाकर 1939 में एक ब्लॉक की स्थापना हुई, एक पार्टी की स्थापना हुई, जिसको क्या बोला जाता है, फॉरवर्ड ब्लॉक। कई लोग पूछते हैं कि कांग्रेस से टूटी हुई पार्टी थी जिसको फॉरवर्ड ब्लॉक बोला जाता है, कई लोग पूछते हैं नहीं, फॉरवर्ड ब्लॉक एकदम सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। तो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस से निकली हुई पार्टी है फॉरवर्ड ब्लॉक, उन्हीं के मेंबर से बनाई गई पार्टी है, जिसके अध्यक्ष कौन है, सुभाष चंद्र बोस। और ये फॉरवर्ड ब्लॉक ने भारत के अंदर जो कार्य किए और इनकी जो थिंकिंग थी जिस तरीके की, उसी ने भारत को विदेशों तक पहुंचाया, ठीक है। भारत को विदेशों तक पहुंचाने का मतलब ये 1939 का समय है, और इस समय आप लोग सोच लीजिए कि भारत सेकंड विश्व युद्ध के अंदर फेंका जा चुका है ना। तो 1939 भारत को जबरदस्ती सेकंड विश्व युद्ध में फेंका गया। गांधी की बात यहाँ पे मान ली गई, गांधी जैसी एंट्री करते हैं, एंट्री करने के बाद में यहाँ पे एक प्रपोजल साइन होता है, और वो प्रपोजल जो है अगस्त प्रपोजल, अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाएगा, जो ब्रिटिशर्स भारत के अंदर भेज देते हैं। ब्रिटिशर्स जब अगस्त प्रपोजल को भारत के अंदर, एक मैंने और बताया था आपको, अगस्त बताया था ना, कब बताया था, 1917 वाला, ठीक है, जिसके अंदर जिसी के बाद में भारत के अंदर 1919 का कानून आना प्रस्तावित था, ठीक है। चलिए 1940 की बात करें अगर, तो ये वाला जो अगस्त प्रपोजल है या अगस्त प्रस्ताव है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, या अगस्त डिक्लेरेशन बोल लो आप इसको, तो इसके अंदर कुछ कानून से लेकर परिवर्तन आए थे, क्योंकि विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, भारत के लोगों को उसमें खींचा जा रहा है जबरदस्ती, और भारत के लोग जाने को तैयार नहीं है। कांग्रेस मना कर रही है कि प्रथम विश्व युद्ध की तरह हम भारतीयों को नहीं अब यहाँ पे कुर्बानी देने देंगे, क्योंकि कई सारे भारतीयों की हत्याएं हुई थी विश्व युद्ध प्रथम के अंदर, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध में भी वही होने वाला था, तो कांग्रेस डिनाई करती है, पब्लिक से भी कोई सेकंड विश्व युद्ध के अंदर नहीं जाएगा। तो वो लोग क्या भेजते हैं, एक लालच में भेजते हैं आपको अगस्त प्रपोजल, और अगस्त प्रपोजल में एक प्रपोजल भारतीयों के सामने रखा जाता है और बोला जाता है कि अगर आप लोग हमारा विश्व युद्ध में सहयोग करते हैं तो जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त होगा हम आपको तुरंत डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, जैसे ही समाप्त हो सकता है इसी साल समाप्त हो जाए, हो सकता है अगले साल समाप्त हो जाए, और हम दूसरा कार्य आपके लिए क्या करेंगे, वो करेंगे कि आपकी संविधान सभा बना सके,
ठीक है। संवैधानिक सुधार, संविधान सभा मत वर्ड यूज करना भी यहाँ पे, संवैधानिक सुधार के लिए आपके एक आयोग बना सके, ये शब्द यूज हुआ था, ठीक है। तो दो चीजों की बात करी अगस्त प्रपोजल ने, एक तो जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त होगा हम आपको क्या दे देंगे, तुरंत डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। और डोमिनियन स्टेटस आप सब समझते हैं अच्छे से, किंग क्वीन का रूल और साथ में संविधान भारत का, ठीक है, इसको डोमिनियन स्टेटस कहते हैं। तो इसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए या रिजेक्ट किया जाना चाहिए? रिजेक्ट करना चाहिए पूरी तरीके से। पहली बात तो ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया गया पहला सुधार है जिसके अंदर डोमिनियन स्टेटस की उन्होंने बात की है। इससे पहले तो ये डोमिनियन भी नहीं देना चाह रहे थे हमें, है ना। अब इनकी मजबूरी है डोमिनियन देना, वरना विश्व युद्ध में हम लोग सहयोग नहीं करेंगे। तो इस समय कांग्रेस ने इसको पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया, गांधी ने इसको रिजेक्ट कर दिया, और तीसरा मुस्लिम लीग ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया। मुस्लिम लीग अभी तक कुछ कानूनों को एक्सेप्ट कर लेती थी जो भी ब्रिटिशर्स लाते थे, लेकिन इसको रिजेक्ट कर दिया था। इसके रिजेक्ट करने के पीछे कारण किंग या क्वीन का राज, इसलिए, और कोई कारण? वो तो बंटवारा चाह रहे थे, तो वो बंटवारा चाह रहे थे। मुस्लिम लीग का सेशन लाहौर वाला इस समय हो चुका है, थोड़ा सा और आते हैं आगे। लाहौर सेशन मुस्लिम लीग का हो गया। लाहौर सेशन के अंदर क्या हो रहा है कि मुस्लिम लीग बैठ के यहाँ पे जिन्ना को प्रतिनिधित्व देते हैं, और जिन्ना के प्रतिनिधित्व के साथ में चौधरी रहमत अली के द्वारा जो पॉइंट किया हुआ वर्ड है जिसको बोला गया पाकिस्तान। 1933 में ये वर्ड पॉइंट हो चुका था कि पाकिस्तान एक वर्ड है, अगर हम मुस्लिमों के लिए चाहते हैं तो एक पाकिस्तान का निर्माण कर सकते हैं। ये चौधरी रहमत अली ने 1933 के अंदर दिया था, जो कि कैम्ब्रिज के एक स्टूडेंट थे, ठीक है, और उन्होंने इस वर्ड को दिया था, और वो भी भारतीय ही थे। जब उन्होंने ये वर्ड दिया तो इसको लेकर चर्चाएं तो शुरू हो गई थी, लेकिन कोई फाइनल अथॉरिटी इसको लेकर आ नहीं रही थी कि हम पाकिस्तान बनाना भी चाहते नहीं बनाना चाहते। लेकिन जिन्ना जैसे ही हारे इलेक्शंस के अंदर, तो उनके दिमाग में मैंने क्या बोला, प्रस्ताव चल रहा है लगातार कि लाहौर सेशन होगा, लाहौर सेशन होगा। अब लाहौर सेशन होता है जाके, और जब लाहौर सेशन हुआ, लाहौर सेशन के अंदर बेसिकली डिसाइड यही हुआ कि पाकिस्तान हम एक अलग देश चाहते हैं। यहाँ से ये बात शुरू हो गई, और इसी को लेकर इन्होंने क्या करा, अगस्त प्रपोजल ठुकरा दिया। इन्होंने बोला कि हमें डोमिनियन चाहिए ही नहीं, इवन हमें भारत ही नहीं चाहिए, हमें आप एक अलग देश दे दो, हम एक अलग देश लेके रहना चाहते हैं, और उसका नाम पाकिस्तान होगा। तो अंग्रेज यहाँ पे चौंक गए, बोले अभी तक तो एक ही देश चाहिए था, वो भी हमसे छीनने की बात हो रही थी, अब तो यहाँ दो दो देश कहाँ से दे, है ना। तो दो देशों को लेकर अंग्रेज यहाँ पे चौंक भी गए। अब उनको ये बात समझ आ गई कि भारतीय जो है वो विश्व युद्ध में सहयोग नहीं करेंगे हमारा, ना तो मुस्लिम लीग करने वाली है, ना ही कांग्रेस किसी भी तरीके से करने वाली है। यहाँ पे अंग्रेजों ने क्या करा, भारतीयों को जबरन पकड़ पकड़ के विश्व युद्ध में भेजना शुरू कर दिया यहीं से। तो कांग्रेस ने क्या करा, इसके खिलाफ पूरे देश में आंदोलन खड़े करने की बात करते हुए अपने सभी पदों से इस्तीफे दे दिए। देखिए मंत्रिपरिषद पूरी जो बनी अभी इलेक्शन के दौरान, तो उस पूरी मंत्रिपरिषद से इस्तीफे दे दिए गए। और जब इस्तीफे दे दिए गए, इसी को कांग्रेस के, मैंने आपको कल भी बताया था, कांग्रेस के इस्तीफे को मुस्लिम लीग ने निजात दिवस, ठीक है, या डेलिवरेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया था। और इसी दिन को इसने मुस्लिम लीग के अलावा और कौन था जो इसके अंदर इसको निजात दिवस अम्बेडकर मना रहे थे। क्या हिंदू महासभा इसका पार्ट थी? हिंदू महासभा इसका पार्ट थी। वो निजात दिवस मना रहे थे, नहीं मना रहे थे? नहीं मना रहे थे। हिंदू महासभा नहीं मनाएगी, क्यों मनाएगी? उसका कारण ही नहीं है कुछ, क्योंकि हिंदू महासभा देखने को मिल रहा है कांग्रेस के साथ में ही कार्य करने की नीतियां अपनाई हुई है, ठीक है। तो ये चीज देखने को मिल रही है, बट आरएसएस ने इसको सेलिब्रेट किया, ठीक है, आरएसएस ने इसको सेलिब्रेट किया था कि चलो कांग्रेस से छुटकारा मिला, ठीक है। इस चीज को लेकर वहां पर ये चीज हुई थी। तो कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। 1940s के अंदर जब ये सारे बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे थे, और अंग्रेज इस बात से लेकर बहुत अच्छे से जान चुके थे कि भारत के अंदर अगर हमें भारतीयों का समर्थन लेना तो कोई ना कोई कानून या प्रस्ताव देना ही पड़ेगा इन लोगों को, तब ये जाके मानेंगे। तो इसको लेके इन्होंने भारत के अंदर एक क्रिप्स प्रस्ताव रखा, जिसको क्रिप्स मिशन के फॉर्म में हम लोग जानते हैं। कब हुआ ये? 1942 के अंदर, ठीक। अगस्त हो गया, अगस्त के बाद में लाहौर सेशन भी हम लोगों ने देख लिया। लाहौर सेशन के बाद में गांधी चाहते थे एक बड़ा आंदोलन यहीं से, ठीक है। जब 1940s का ये सब दौर आया, सेकंड वर्ल्ड वॉर आया, जैसा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान गांधी असहयोग आंदोलन की लगातार डिमांड कर रहे थे, वैसे वो सेकंड विश्व युद्ध में किसकी डिमांड करने लगे? भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर ये जो डिमांड्स चल रही हैं लगातार, इसी डिमांड्स को कम करने के लिए या डाउनग्रेड करने के लिए ब्रिटिशर्स ने भारत के अंदर भेजा क्रिप्स मिशन।
ठीक है। क्रिप्स मिशन, स्टैफोर्ड क्रिप्स की जो अध्यक्षता के अंदर भारत आया जब, तो क्रिप्स मिशन ने भी कुछ सुधार रखे। अब ये वो मिशन है जिसने पहली बार उचित तौर पर और साफ तौर पर बोला कि संविधान सभा चाहिए। आप लोगों को तो हम संविधान सभा को देते हैं और आप अपने हिसाब से कानून बनाने के लिए पूरी तरीके से आजाद हैं। तो यहाँ पे पहली बार वर्ड पॉइंट हुआ था संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जिसको हम लोग कहते हैं। और भारतीयों को यहाँ पर आजादी मिल गई थी कि वो अपना संविधान स्वयं बनाएंगे। उसके अंदर ये भी बोला गया कि हम कोई ब्रिटिशर्स आपको नहीं देंगे, ना कोई ब्रिटिश अधिकारी इसके अंदर इंटरफेयर करेगा, सब भारतीय होंगे और सारे भारतीय मिलकर अपना कानून बनाएंगे। ठीक है, ये क्रिप्स मिशन का सबसे बड़ा प्रावधान था जो आया था। आगे फिर उन्होंने एक बात करी, डोमिनियन स्टेटस। बोले आप अपना संविधान बना के रहिए, हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, हम आपसे पहले भी प्रॉमिस कर चुके हैं। और डोमिनियन स्टेटस का मतलब भारत की आजादी ही होगा। और हम यहाँ एक बात को क्लियर करना चाहते हैं, वो बात ये है कि क्वीन या किंग वहां से बैठ के भारत पे रूल नहीं करेंगे। इसका मतलब ये होगा कि हम उनकी सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्ट में उनसे वो पोजीशन नहीं छीनना चाहते। ये अंग्रेजों ने बात रखी थी क्रिप्स मिशन के अंदर। ठीक है, क्योंकि भारतीय भी क्या समझते थे, संविधान कितना भी लागू हो जाए लेकिन ब्रिटिशर्स वहां से निगरानी रखेंगे और कंट्रोल रखेंगे हमारे ऊपर। लेकिन इन्होंने क्रिप्स मिशन में इस बात को क्लियर किया कि नहीं, हम सिर्फ उनकी रिस्पेक्ट में, कि वो रिस्पेक्टफुल रहे, उनकी आदर में हम इस पोजीशन को उनसे छीनना नहीं चाहते। तो आप एज अ क्वीन या एज अ किंग उनको एक्सेप्ट कर लीजिए, आपके लिए भी प्रॉब्लम नहीं है। इंटरफेरेंस हम नहीं करेंगे, इसकी हम गारंटी देते हैं। ये था क्रिप्स मिशन। ठीक है, लेकिन इस क्रिप्स मिशन को किसने रिजेक्ट कर दिया भारत में? अगेन फिर मुस्लिम लीग मानेगी नहीं। मुस्लिम लीग तो पाकिस्तान पे आ चुकी है एक बार, तो वो पाकिस्तान की वोट से पीछे नहीं हटी। अब कोई भी परिवर्तन आएंगे, चाहे वो कांग्रेस लेके आए या ब्रिटिशर्स लेके आए, कोई अन्य दल भी लेके आए, लेकिन उनका एक ही लॉजिक होता था, पाकिस्तान वाला। ठीक है, उसके पीछे नहीं हटते थे। इसके बाद में जब क्रिप्स मिशन भारत के अंदर आया तो गांधी जी ने इसको, जैसा मैंने बताया था, पोस्ट डेटेड चेक कहते हुए रिजेक्ट कर दिया और बोले कि अब ये एक ऐसा चेक है जिसकी अब हमें जरूरत नहीं, क्योंकि आपने भारतीयों को जबरदस्ती वर्ल्ड वॉर में धकेल दिया है और हम अब आपके किसी भी प्रपोजल को, चाहे वो कितना ही अच्छा हो, हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। सिर्फ एक शर्त है और वो शर्त ये, भारत को अभी के अभी स्वतंत्र कर दिया जाए। ठीक है, ये डिमांड रखी गई। नेहरू के द्वारा बोला गया कि डोमिनियन स्टेटस अगर आपको देना है तो तुरंत अभी दे दो, मतलब आज आप प्रपोजल लाए हो तो कल हमें डोमिनियन स्टेटस दे दो। नेहरू ने ये डिमांड रखी, लेकिन उन्होंने क्या बोला था, वर्ल्ड वॉर समाप्त होगा तब देंगे। तो नेहरू बोले फिर हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते आपके क्रिप्स प्रपोजल को। और जितने भी व्यक्ति थे भारत के अंदर ऐसे, उन सब ने क्रिप्स प्रपोजल को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। और क्रिप्स प्रपोजल के रिजेक्ट करने के बाद में कांग्रेस का सेशन हुआ। कांग्रेस समझ लीजिए इस समय बैन चल रही है, बैन पार्टी है। क्यों बैन कर दी गई है? क्योंकि वर्ल्ड वॉर के अगेंस्ट में कांग्रेस आंदोलन करने की बातें कर रही थी। कौन सा आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन। तो जब ये सारी चीजों पे रोक लगाई गई तो कांग्रेस ने हिडन फॉर्म में क्या करा था, अपना एक पूरा का पूरा सेशन किया और उस सेशन के अंदर डिसाइड हुआ 1942 में कि 8 अगस्त 1942 डेट रखी जाती है जिस डेट पर भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया जाएगा पूरे विश्व में, पूरे भारत में। ठीक है, तो पूरे भारत में 8 अगस्त 1942 की डेट रखी गई और तब से ये जन आंदोलन के फॉर्म में भारत के अंदर स्टार्ट कर दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन है। भारत के 3 सबसे बड़े आंदोलन अगर आपसे पूछे जाएं तो उसके अंदर 3 सबसे बड़े आंदोलनों में भारत छोड़ो आंदोलन को नंबर 1 दिया जाता है। ठीक है, सेकंड पे आता है आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जिसको सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं, और थर्ड पे आता है असहयोग आंदोलन। ये 3 आंदोलन हैं और तीनों किसके द्वारा लीड किए जा रहे हैं? महात्मा गांधी के ही द्वारा लीड किए जा रहे हैं। तो ये 3 सबसे बड़े आंदोलन भारत के अंदर गिनाए जाते हैं। अब भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में जो शुरू हुआ, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे, वो लोग ब्रिटिशर्स से डिमांड क्या क्या कर रहे थे, ये सब चीजें आप लोग अब देख लीजिए। बहुत देर से हाथ रुके हुए हैं, थोड़ा अच्छा मुंह चल रहा मेरा बस। देखिए, मैदान का नाम ग्वालियर टैंक मैदान है, जहां पर ये पूरा का पूरा आंदोलन को लेकर सब लोग इकट्ठे हुए थे। जैसे आज के समय में जंतर मंतर में सब इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, वैसे ही वहां ग्वालियर टैंक में इकट्ठा हुआ था, जिसको आज के समय में अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर एक लेडी बहुत पॉपुलर हुई थी जिनको ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है।
जिनका नाम है अरुणा आसफ अली, ठीक है। इन्होंने पूरी तरीके से यहाँ पर मूवमेंट को लीड किया था। आसफ अली जो थे उनकी ये वाइफ है, ठीक है। तो अरुणा आसफ अली यहाँ पर नाम आ रहा है, इसको देख लीजिएगा, ठीक। और भारत छोड़ो का नारा गांधी जी ने नहीं दिया था, जैसा मैंने पहले भी तुम लोग को बताया हुआ है। किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने, नाम यहाँ पर लिखा हुआ है यूसुफ मेहर अली, इन्होंने इस नारे को दिया था। एक नारा और भारत में बहुत पॉपुलर था, साइमन गो बैक, ठीक है, साइमन वापस जाओ, वो भी यूसुफ मेहर अली ने ही दिया था, ठीक है, उसको भी याद रखिएगा। साइमन गो बैक का नारा भी यूसुफ मेहर अली ने ही दिया था, ठीक है। तो ये नारे देने वाले लोग थे, लेकिन इनको पॉपुलराइज कराने वाले महात्मा गांधी, जिसको हम लोग देख रहे हैं अभी इस आंदोलन के दौरान पूरा का पूरा, ठीक है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुंबई में, जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ कि कांग्रेस को तो बैन कर दिया गया था ना, तो कांग्रेस को बैन करने के बाद जब कांग्रेस का सेशन हिडन फॉर्म में हुआ, इसको ओपनली कैसे लाया जाए ब्रिटिशर्स के सामने कि हमने भारत छोड़ो आंदोलन पारित करवा दिया है। अगर ये बात आ जाए कि कांग्रेस ने इसका आह्वान करा है और कांग्रेस इसको लेकर करना चाहती है आंदोलन, तो ब्रिटिशर्स तुरंत अरेस्ट करके जेल में भेज देंगे कि एक बैन दल के आप यहाँ पर किस तरीके से चला रहे हो। तो कांग्रेस के सारे नेता गिरफ्तार हो सकते थे। तो एक कमेटी बनाई गई थी उस समय, जिसको अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखें, अगस्त में बनी थी, ठीक। AIUCC के नाम से इसे जानते हैं। और एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने पारित किया, और उसमें ये नाम लिखा था AIUCC के नाम से लिखा हुआ था, ठीक है। तो जब ये नाम वहां पे लिखा हुआ आया था, और एक ऑप्शन उन्होंने और दे दिया था, और नीचे ऑप्शन लिखा हुआ था कांग्रेस, तो सारे लोग कांग्रेस मार के आए आंसर। क्योंकि नो डाउट आप लोग यही सोच रहे हो भारत छोड़ो आंदोलन या जो भी आंदोलन में भारत में यही सब पारित कर रहे हैं, लेकिन यहाँ लॉजिक क्या लगाना था, कांग्रेस तो बैन है, तो कांग्रेस कैसे पारित कर सकती है। इसलिए कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई थी जिसने ये पूरा का पूरा अगस्त आंदोलन यहाँ पर पारित करवाया था, ठीक है, जिसको AIUCC के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक। कितना हो गया इंपॉर्टेंट हो गया, चलो जी। उठेगा ही नहीं इससे। भी जो गलत बात है खाली रहने के लिए तो ये एक ही खाली रखा होगा, मैंने खा चुकी
बता कितने 60 नंबर का था, ठीक है। अरे नंबर आप बोल रहे हो। सत्य बोलेंगे, यही तो है ओपन प्लेटफॉर्म। और मेरे हाथ में, मैं तो जरूर बोलूंगा। सब अपने अपने नंबर ऐड कर लो, लिख लो जिसको भी याद ना आए। सैफ कहाँ गए? सैफ टॉपर बिगिन में ऐसे ही मिला था। सबसे पहले सैफ के हैं 32 नंबर। बहुत बढ़िया। खाली नहीं इतने अच्छे काम नहीं होते। अरे सर जी एक क्लास में इतने नंबर लाए तो और कितना लाया? प्रियंका देवी, कौन? प्रियंका देवी 36। पल्लवी कितने होंगे? 59। सर मेरे आसपास पड़ोसी दे दो। तो बहुत ज्यादा है। अरे 38। बहुत बढ़िया। बढ़िया। सलोनी 22। कौशल 22। वो भाई ये अरे कौशल कौन? 22। लखनलाल 30 नंबर। किसके? लखनलाल 30 नंबर। आज तुम वीरपाल के साथ नहीं बैठे थे? नहीं बैठे? फिर क्या हो गया? वीरपाल तुम्हारे 18 में। अस्मित त्रिपाठी 60 में 60 कितने होंगे? 60 में 60। ITI जाते थे इस क्लास में? 32 नंबर। ललित कुमार, ललित इनके 32 है, कोई बता दीजिएगा। तुलसी 32। आलोक बताओगे? डिवीजन 1.5 घंटे की क्लास लिया आज तक। हमारे 82 नंबर है। अरे हमें 60 का तो तय है। इसमें भी तालियां बजा रहे हैं। वो कह रहा टॉपर। टॉपर बना दिया। 28 नंबर। 1.5 घंटे में इतना आ रहा बहुत है। 2.5 नंबर साक्षी, भैया काम से ही करा ले। साक्षी आपके 34 है। 2.5 नंबर वाले साक्षी 34। चरण सिंह, चरण कितने होंगे? कम होंगे, देख रहे हो जनता की आवाज। तुम बताओ कितने होंगे? 10 होंगे। चलिए कॉपी चेक हो गई तुम्हारी। 36। कन्यावती नहीं है? है सर, है। कहाँ है? ये अच्छा, आप हैं 20 नंबर। इन्होंने तो क्लास भी नहीं लिया। रजनी 22। तेज प्रकाश कितने होंगे? तेज प्रकाश पेज प्रकार के 62 नंबर। तुम बताओ तुम्हारे कितने? 12 नंबर। माइनस गलत कॉपियां 40 से ऊपर। जब तुम्हें खुद लग रहा है तुम्हारे 12 हैं तो फिर कैसे 36 आ गए? 36। ध्रुव सिंह 20 नंबर। तुमने भी क्लास ली है? मोहम्मद जावेद, हाँ जावेद इंटरव्यू में ही हो गई। थोड़ा प्रीलिम्स भी तो निकालना जरूरी है। कितने होंगे? 30 आसपास। अच्छा गया होगा 38। अरे मोहम्मद कलीम 16 नंबर। सुनील कुमार 30। सुरभि जवान है सुरभि है कोई? अरे जितनी है पढ़े 26 नंबर। 10 मिनट में इतने आना बहुत है। 10 10 मिनट में आए। 10 मिनट में? बहुत बढ़िया। तुमने 10 मिनट में दिया। 10 मिनट में दिया है। लेकिन 10 मिनट में दिए, 3 लोगों ने बैठ के हमने दिया। पूरी क्लास साथ थी ना। हम तो फिर अलग अलग थे ना सब। आगे सब लोग। सुरभि 26। फरीना चलो फरीना 26। चंचल चल ये बैठ। चंचल 20 नंबर। 20। भावना, भावना ये हाँ
भावना 24 अपने 26 में बहुत तेज बजा मेरे लिए किसी ने बजाई नहीं तो मैंने अपने मेरे लिए आप बजा बजा ली। लिया। ताली पे गौरांगी कौन है? अरे ये तुम्हारा नाम गौरांगी 42 वो आप शिवांशी ज्यादा नंबर है साथ में बैठे अरे भैया 3 तीन साल मिनट पे 3 साल सुनना 30 में मैं बैठी फिर भी तुमने बातचीत नहीं हो रही थी। शिवांशी के भी 42 मार्क्स। अब समझ जाओ अब समझ जाओ अरे तो क्या हुआ क्लास में तो नहीं गई क्या दिक्कत है अच्छा है, अच्छा है, बढ़िया, सबका रिजल्ट अच्छा है, किसी का खराब नहीं है। सर हमारे नहीं बताया आपने दिया ही नहीं है। जो लोग गोली बनाते हैं उनको नहीं बताता। सर बीमारी जिस दिन यूपीएससी के सिलेबस में क्लास ऐड हो में जाएगी मैं टेस्ट जरूर दूंगा हिंदी का तो सर जी यहाँ से फिर क्लास यहाँ क्लास क्यों चल रही है हिंदी की जीसीएस के लिए कहानी के 2000 दिख रहे हैं हमारे घर में देखो ये जितने भी टॉपिक्स होते हैं ना, इनके ऊपर डिस्कशन क्लास में आपस में किया करो, टीचर्स को मत दो आप, वरना बात के ऊपर तक चली जाती है। ये बात सही है सर चलो आगे देखो, भारत छोड़ो आंदोलन। हम उधर छोड़ो आंदोलन चला मत देना ऐसा कोई आंदोलन। चलो क्रिप्स मिशन, इसकी विफलता की बात है, क्योंकि विफल क्यों हुआ था आपको पता ही है। कारण अंग्रेजों की खुद की इसके अंदर मंशा थी, और वो लोग भारत के लोग जो भी थे उस मंशा को सफल नहीं होने देना चाहते थे, और भी कारण मैंने आपको बताया। तो क्रिप्स मिशन की विफलता एक कारण बनी जिसकी वजह से ये आंदोलन चला। ठीक है, पहला कारण यही है इसके पीछे। दूसरा अगर बात करें, क्रिप्स मिशन मैंने बता दिया आपको, और आप लोग को पता है इसके बारे में, इसलिए इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे क्रिप्स मिशन। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कांग्रेस के नेताओं या जो भी उस समय नेता थे उनके साथ ना किसी परामर्श और बिना किसी डिस्कशन के इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को जबरदस्ती धकेल दिया था, जिसकी वजह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारत के जितने भी और भी नेता थे और भी दल थे वो सब नाराज थे। तो दूसरा कारण अगर पूछा जाए आपसे ये भारत छोड़ो आंदोलन का, तो ये हो सकता है। तीसरा है ब्रिटिश विरोधी भावना का प्रसार। भारत के अंदर स्वतंत्रता की जिस तरीके से भारतीय जनता लगातार मांग कर रही थी, उस मांग के आधार पर भारतीयों के अंदर लगातार ये चीज डेवलप होती जा रही थी, जिसने इस चीज को रिजल्ट दिया कि भारत के अंदर अगर भारतीयों को आजादी चाहिए तो वो ब्रिटिश के विरोध से ही मिल सकती है, ब्रिटिश के अगेंस्ट में जाके ही मिल सकती है। तो अब जितने और भी लीडर्स अभी तक ब्रिटिशर्स को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत समर्थन देते थे, उन सब लोगों ने भी अपने हाथ पीछे कर लिए थे और भारतीयों के अंदर सारी ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को उत्पन्न कर दिया था। ठीक है, तो ये भारतीयों के अंदर ब्रिटिश विरोधी भावनाओं का प्रसार हुआ। कई छोटे आंदोलनों का केंद्रीकरण, बहुत सारे छोटे छोटे आंदोलन, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम फॉरवर्ड ब्लॉक का है। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक जिस तरीके से काम करना भारत में ऑलरेडी शुरू ही कर चुकी थी, संचालित कर रही थी। और भारतीय किसान सभा की भी बात अगर हम लोग करें तो ऐसी सभाएं किसानों के लिए भी की जा रही थी, उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए भी की जा रही थी, और ऐसे तमाम जन आंदोलन भारत के अंदर चल रहे थे, जिन्होंने छोटे छोटे आंदोलनों में मिलकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने में सहयोग किया। ठीक है, तो आप इसको भी लिख सकते हो एक वन ऑफ द पार्ट के फॉर्म में। ठीक, लेकिन ये आंदोलन ध्यान रखिएगा, इसकी जो शुरुआत हुई थी पूरी तरीके से अहिंसावादी आंदोलन के दौर में शुरुआत हुई। ठीक, अगली आवश्यक वस्तुओं की कमी हो गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध जैसे जैसे बढ़ रहा था या आगे आ रहा था, और लोगों को भारत के अर्थव्यवस्था का लॉस देखने को लगातार मिल रहा था। ठीक है, तो आर्थिक लॉस जो भारत के हो रहे थे उसकी वजह से, जो हम प्रथम विश्व युद्ध में भी देख चुके हैं, जिसकी वजह से उन्होंने भारतीयों को फोर्स किया था, चंपारण वाला जो केस पढ़ा आप लोगों ने नील बीज की खेती के लिए, ऐसा ही कुछ सेकंड वाले वर्ल्ड वॉर में भी हुआ। अर्थव्यवस्था भारत की पूरी तरीके से आप कह सकते हो चकनाचूर हो चुकी थी, बिखर गई थी, जिसकी वजह से भारतीय लोग इस बात को लेकर भी आंदोलन कर रहे थे कि भारत में इतनी महंगाई जो लगातार बढ़ रही है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें थी जिसकी वजह से ये एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा हुआ। मांगे क्या थी? मांगों की अगर बात करें
तो मांगों के अंदर देख लीजिए, फांसीवाद के खिलाफ द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग पाने के लिए भारत में ब्रिटिश शासन को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की मांग की गई। जो मैंने बोला ना, नेहरू ने बोला था अभी दे दो तुरंत अगर आपको देना ही है ना, तो उस बात को लेकर भी बात की गई। फांसीवाद किस चीज को बोलते हैं समझते हैं आप? फांसीवाद के खिलाफ जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, ये तो लिखा हुआ था, उसमें भारतीयों का सहयोग चाहिए था और उसको सहयोग के लिए ब्रिटिश शासन को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाए। अगर ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाता है तब हम चलेंगे, फांसीवाद का विरोध करेंगे जाकर, ऐसा भारतीयों ने बोला। फांसी को चढ़ाते फांसीवाद। रेशियल सुपीरियरिटी, ठीक है, एक पॉइंट कह सकते हो आप, वन ऑफ द पॉइंट, लेकिन फांसीवाद का एक्चुअल मीनिंग अभी भी नहीं है। फांसीवाद का एक्चुअल मीनिंग अभी भी नहीं है। फांसीवाद या फासिज्म जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट डेवलप कहाँ हुआ, कैसे हुआ, अगर इसके इतिहास पे जाएंगे तो आपको हिटलर को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हिटलर का कॉन्सेप्ट है फांसीवाद का। मसोलिनी, इटली में जाना पड़ेगा आपको इसको पढ़ने के लिए, तब आप देखोगे कि फांसीवाद या फासिज्म के कॉन्सेप्ट भारत विश्व के अंदर कैसे पूरी तरीके से चल रहे थे। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट भारत में नहीं था। हाँ, 1919 से ये चल रहा था इटली में। तो फासिज्म बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, कोई नया नहीं है। फासिज्म काफी समय से चल रहा है। इसको पॉपुलराइज कराने के पीछे हिटलर और मुसोलिनी का नाम आता है, क्योंकि दोनों पॉपुलर लीडर्स थे उस समय, इन्होंने इसको पूरी तरीके से अपने स्टेट में लागू किया था। फासिज्म का मतलब होता है कि अगर आप गवर्नमेंट के किसी डिसीजन के विरुद्ध अपनी आवाज भी उठाएंगे या उसके खिलाफ बोल भी दिए, सरकार, और सरकार कौन है, हिटलर या मुसोलिनी जैसे लोग हैं, अगर एक भी बार पता चल गया कि आपने सरकार के विरुद्ध एक बात की है तो आपको सीधा सीधा पनिशमेंट जो मिलती थी वो मृत्यु दंड मिला करता था, ठीक है। उसके अंदर सोचा नहीं जाता था कि किस तरीके की बात है। दूसरी तरफ अगर सरकार विरोधी गतिविधियों में भी आपको पाया जाता है, जैसा भारत के अंदर ब्रिटेन में हो रहा था, लेकिन ब्रिटेन सरकार फांसीवादी सरकार नहीं थी। अगर फांसीवादी सरकार होती तो सारे भारतीय क्रांतिकारियों को फांसी दे दी होती उसने, लेकिन वो फांसीवादी सरकार नहीं थी, इसलिए उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन हिटलर ने एक सिर्फ आशंका के बेसिस पर 5 मिलियन ज्यूस की हत्या करा दी, ठीक है। सिर्फ एक आशंका थी कि यहूदियों ने साथ दिया था पुराने समय में प्रथम विश्व युद्ध में, तो आशंका के बेसिस पर उसने इस समय कई सारे यहूदियों की हत्या करा दी, ऐसा हुआ, ठीक है। तो जब ये चीज ज्यादा प्रभावी हो गई तो इसी चीज को एक कॉन्सेप्ट दिया गया फांसीवाद। इसके खिलाफ पूरा विश्व था कि फांसीवाद वाला जैसा कॉन्सेप्ट कहीं पे भी नहीं होना चाहिए, वरना जनता की स्वतंत्रता जो है वो खत्म हो जाती है ना। जनता अपने हिसाब से तो सोच ही नहीं सकती है। क्रिटिसिज्म तो दूर की बात है, अगर वो एक बात मजाक में भी बोल देता था कि अरे सरकार तो ऐसी है, तो उसका कत्ल करवा दिया जा रहा है। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट हमने भारत में कहीं देखा है? ऐसा कुछ पूरी तरीके से नहीं। दिल्ली सल्तनत पे जा सकते हैं आप लोग, दिल्ली सल्तनत में कौन था ऐसा व्यक्ति जो अपने विरुद्ध किसी भी तरीके की कोई भी टिप्पणी नहीं सुनता था, और सुनता था तो उन्हें सीधा फांसी पे चढ़वा दिया करता था, पनिशमेंट मृत्यु दंड दे देता था। कौन था ऐसा? बलबन, ठीक है। एक जो आंसर है इसका है बलबन। अगर हम लोग बात करें, उसने थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को फॉलो किया था। और आपको याद होगा एक अलाउद्दीन खिलजी की जब हम लोग बात करते हैं, उसने फांसीवाद को पूरी तरीके से लागू नहीं किया, लेकिन हाँ वन ऑफ द कॉन्सेप्ट था, उसने स्पाई सिस्टम शुरू किया था, जासूसी वाला। और जासूसी में अगर कोई ब्रिटिश अलाउद्दीन के विरोध में अगर किसी तरीके की कोई बात करता था तो सीधा उसको मृत्युदंड दे दिया जाता था। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन यूरोप के अंदर फांसीवाद इतना पॉपुलर हो गया था जर्मनी और इटली की वजह से कि इसने इतना अपने पैर पसार लिए थे कि पूरी दुनिया में अगर फांसीवाद को ये लोग फैलाना चाहते थे। जर्मनी तक सीमित था ही नहीं हिटलर, मुसोलिनी भी इटली तक सीमित ही नहीं था, वो विश्व के हर एक हिस्से में अपने विचारों को लेके जाना चाहते थे और उसको फैलाना चाहते थे। तो वो इस प्रिंसिपल को फॉलो किया करते थे, ठीक है। तो ये फांसीवाद के कॉन्सेप्ट पे भारत भी इसके विरोध में था, लेकिन भारतीयों ने बोला हम फांसीवाद के अपोज में खड़े जरूर होंगे, लेकिन तब खड़े होंगे जब ब्रिटेन हमको आजादी देगा और हम अपने आधार पर खड़े होंगे वहां पे जाकर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। दूसरा, भारत में अंग्रेजों के जाने के बाद एक अंतरिम सरकार बनाई जाए। अंतरिम सरकार, वो इंटीरियम गवर्नमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, इंटरिम गवर्नमेंट जो भी है, ठीक है। तो इसके बाद में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी, इसी के द्वारा संविधान सभा बनी, जिसके बाद यहाँ पे अंतरिम सरकार भी इसी के बाद में बनती है, जब ये आंदोलन पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। इसके 3 चरण है आंदोलन के टोटल। अगर हम लोग इसके बॉडी पैरा के ऊपर चले
3 चरण है टोटल। एक तो पहला चरण अगर हम लोग बात करें तो ये शहरी विद्रोह, शहर के अंदर ये विद्रोह चला। अभी तक हम लोग देखते थे कि कुछ विद्रोह सीमित इलाकों के अंदर चलते थे। सीमित की बात करें या तो ग्रामीण इलाकों में चलेगा या शहरों के इलाकों में चलेगा। कभी कोई इसमें पार्टिसिपेट करेगा, कभी कोई नहीं करेगा। एक जनता करती थी, अगर मुस्लिम कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा तो हिंदू भी पीछे हट सकते थे, हिंदू ज्यादा से कर रहे हैं तो मुस्लिम पीछे हट सकते थे। ऐसे आंदोलनों में हुआ करता था। लेकिन इसके टोटल 3 चरण है। इसमें पहला चरण ये शहरी विद्रोह, शहर के अंदर भी ये उसी तरीके से चला। शहर के अंदर पूरा विद्रोह चल रहा है जहां पे हड़तालें, बहिष्कार और धरने के रूप में पूरी तरीके से इसको चिन्हित किया गया था, जिसे जल्दी दबा दिया गया। शहरों के अंदर ये आंदोलन सक्रिय रूप से चल रहा था, बहुत तेजी से चल रहा था, लेकिन इसको दबाने में सबसे पहले शहर के लोग यहाँ पर आके इस आंदोलन को दबा देते। क्योंकि शहर के अंदर अगर आंदोलन चलेगा, शहरों में कौन रहते थे? ब्रिटेन के लोग रहा करते थे, ब्रिटिशर्स शहरों में रहा करते थे। तो शहरों के अंदर दबाना जरूरी था, क्योंकि इससे लॉस ज्यादा ब्रिटिशर्स को शहरों में होगा। तो शहरों में सबसे पहले दबा दो। तो शहरों में भी आंदोलन चल रहा था। दूसरा, अगर हम लोग इसी के अंदर बात करें, पूरे देश में हड़तालें तथा प्रदर्शन हुए और श्रमिकों ने कारखानों में काम ना करने का समर्थन, या हम किसी भी तरीके से फैक्ट्रीज में, ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं पे भी ब्रिटिशर्स जो भी ऑर्गेनाइजेशन होंगे उनके अंदर काम नहीं करेंगे। गांधी जी को क्या करा गया इस समय? पुणे के आगा खान पैलेस के अंदर कैद कर दिया गया। इसको कहते हैं डिटेन करना। ये गिरफ्तारी नहीं है, ये जेल भेजना नहीं है, ठीक है? ये क्या है? डिटेन करना। डिटेन करना और गिरफ्तारी में फर्क होता है। गिरफ्तारी का मतलब बेसिकली जेल भेजने में फर्क होता है। डिटेन जब करा जाता है तो उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट होता है, जनता ना भड़क जाए, ठीक है? डिटेन में क्या होता है? जनता ना भड़क जाए। अगर जेल ले जाया जाएगा तो जनता भड़क जाएगी, फांसी हो सकती है या फिर इनको पनिशमेंट दी जा सकती है। लेकिन डिटेन में एक तो तसल्ली रहती है कि इसकी जान नहीं जाएगी, ये हमारा जो लीडर है वो डिटेन करके सेफ रखा जाएगा। और डिटेन करा कहां जाता है? हाँ, नजरबंद जिसको कहते हैं। डिटेन करा कहां जाता था? बेसिकली ऐसी जगहों पर जहां सारी सहूलियतें होती थी, खाने पीने से लेकर रहने तक, और आराम से। देखो, आगा खान पैलेस बहुत बड़ा पैलेस माना जाता था उस समय, और एक पैलेस में रखा गया गांधी जी को यहाँ पे। तो पता था जनता भड़क जाएगी अगर हमने इनको जेल भेज दिया है किसी तरीके से। तो इस समय हमारे लिए अच्छा यही है कि हम इनको यहाँ पर रख दें, ठीक है? आंदोलन के दूसरे चरण में ग्रामीण इलाकों की तरफ ध्यान अगर दिया जाए तो इसमें किसान विद्रोह पूरी तरीके से हावी रहा। किसानों ने जैसे आंदोलन किए, किसानों ने इस पूरे के पूरे विद्रोह को चलाया। अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली जो भी अभी तक पीछे हम लोग देखते थे, चाहे वो मीडिया का स्वरूप हो, चाहे टेलीग्राफ सर्विसेज हो, चाहे रेलवेज हो, उन सब का उपयोग भारतीयों ने पूरी तरीके से यहाँ पर किया है। तो ग्रामीण इलाकों से जो भी तार सेवाएं चलती थी, जो भी मीडिया रिपोर्ट्स पब्लिश होती थी, जो भी होता था, अखबार, न्यूज़पेपर वगैरह जो भी चीजें आती थी, उन सब के अंदर ग्रामीण के लोगों ने यहाँ पर अच्छा पार्टिसिपेशन दिखाया अपना, ठीक है? तो इस वजह से ग्रामीण के अंदर ये आंदोलन विफल नहीं हो पाया अंत तक, और काफी लंबे समय तक ग्रामीण के अंदर प्रभावी रूप से आंदोलन चलता रहा, क्योंकि इन्होंने इस आंदोलन का जो रूप था वो समझ लिया था। तीसरा आंदोलन का जो रूप है वो ये है, अलग अलग इलाकों में, जैसे बलिया है, तमलुक है, सतारा, ऐसी जगहों पर राष्ट्रीय सरकार या समानांतर सरकारें बन गई, ठीक है? पहले गवर्नमेंट, इन्होंने तो खुद को आजादी कर दिया। अभी वो लोग तो आंदोलन चला रहे हैं, शहर और ग्रामीण के इलाकों के लोग, लेकिन ये 3 जगह हुए जिन्होंने खुद को सीधा आजाद कर दिया और बोला कि 1942 में सबसे पहले आजाद भारत में कौन लोग हो गए थे? वो ये थे, ठीक है? इन्होंने खुद को आजाद घोषित कर दिया और अपनी सरकारें बना ली वहां पर, ठीक है? पूछा गया ये क्वेश्चन कई बार, और बलिया का आंसर बार बार बलिया से रिलेटेड पूछा जाता है। लेकिन आप लोग तमलुक और सतारा भी याद रखिएगा, ये वो जगहें हैं जिन्होंने अपने आप को फ्री या फिर इंडिपेंडेंट घोषित कर वहां पर अपनी अपनी सरकारें बना ली थी, ठीक है? आंदोलन की सफलता की अगर बात करें कि आंदोलन सफल कैसे हो गया, किस तरीके से हो गया, नाम ये नोट कर लीजिए। बस ये जो है आंदोलन खत्म करके क्लास ओवर करेंगे, उसके बाद आप लोग के इंटरव्यू पे चलेंगे। जो आए हैं इंटरव्यू के लिए तैयार रहिए, बस शुरू होने वाला है। धड़कने बढ़ा लो अपने। आंदोलन की सफलताएं यही है कि भविष्य में नेताओं का जो उदय हुआ इस आंदोलन की वजह से हुआ, और ये बड़े बड़े नेता जो हैं वो सारे के सारे इस आंदोलन की वजह से ही भारत को मिले, ठीक है? हर आंदोलन कोई ना कोई नेता देता है, कोई लीडर्स देता है। तो इस आंदोलन ने कुछ ये नेता दिए जिनके नाम आप लोग यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, नोट कर लीजिएगा, बाद में नोट्स दे दूंगा मैं, ठीक है? महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी ली यहाँ पर,
उषा मेहता जैसे अभी हमने अरुणा असफ अली की भी बात करी थी, जिनको ग्रैंड ओल्ड लेडी भी बोला जा रहा है, सबसे ज्यादा आंदोलन में सक्रिय माना गया उन्हें। उसके बाद में उषा मेहता, क्योंकि इनको भी अरेस्ट होने का डर था, गिरफ्तारी का डर था, तो इन्होंने क्या करा, इंटरनली अपना एक रेडियो प्रोग्राम चलाया, ठीक है। और उस रेडियो प्रोग्राम से कनेक्ट करके पूरे भारत की जनता से बात करती थी और उनको बताया करती थी कि आंदोलन को किस तरीके से, अब किस मोड़ पे लेके जाना है, किस दिशा में लेके जाना है, क्योंकि ये गांधी जी के कॉन्टेक्ट में थी। इस वजह से ये लगातार गांधी की जो बातें थी वो जनता तक पहुंचाती रहती थी, ठीक है। तो उषा मेहता, जिन्होंने एक रेडियो स्टेशन स्थापित किया था, एक इंपॉर्टेंट नाम है। आगे देखिए, राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद का उदय बेसिकली बहुत पहले से हो चुका है, लेकिन इस समय लोगों के अंदर पूरी तरीके से एकता और भाईचारा देखने को मिलता है, जिसने भारतीय राजनीति के स्वरूप को पूरी तरीके से अब डिजाइन कर दिया है कि भारत को आजादी मिलने का एक ही तरीका है जब हम सब लोग यूनाइट हो जाएंगे। तो इस आंदोलन के अंदर भारत के यूनिफिकेशन को तो देखा जा सकता है, जो कि अभी पीछे के कुछ आंदोलनों में बट गया था, है ना। तो यूनिफिकेशन, और ये यूनिफिकेशन है, मैं मुस्लिम लीग को नहीं ला रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ये यूनिफिकेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस और भारत के अन्य समुदाय के लोगों के बीच में है। मुस्लिम लीग का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सारे मुस्लिम लोग उससे जुड़े हुए हैं। मुस्लिम लीग का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मुस्लिम समुदाय पूरा का पूरा किधर है, मुस्लिम लीग की तरफ है। भारत के बहुत सारे मुस्लिम ऐसे हैं, मेजोरिटी में अगर मैं बात करूं, जो नहीं चाहते हैं मुस्लिम लीग का समर्थन करना और जो नहीं चाहते हैं देश के बंटवारे की फिलॉसफी को फॉलो करना, ठीक है। तो वो सारे के सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भारत छोड़ो आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। इसी ने स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। लगभग भारत इस आंदोलन के बाद में 44 तक ये आंदोलन चला पूरी तरीके से, और 44 के बाद 2 साल और लग गए, 46 तक, 47 में हमको आजादी मिली गई। तो इस आंदोलन की वजह से भारत को आजादी मिली, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, ठीक है। आंदोलन की असफलता की अगर थोड़ी सी बात करें तो इसका क्रूर दमन किया गया। 1857 में भी ऐसा नहीं किया गया था जैसा 1942 के अंदर किया गया, ठीक है। मतलब आप इसके अंदर देख सकते हैं कई जगह पर हिंसाएं भी हुई, और इन हिंसाओं में ब्रिटिशर्स ने कई सारे भारतीयों को मारा। इसका एक छोटा सा केस आपको बताता हूँ। बिहार एक जगह है, जो बिहार के अंदर कुछ बिहार यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र थे, बात की जाए, और वो छात्र जो थे वो उस आंदोलन को सक्रिय रूप से चला रहे थे। अब देखते हैं ना हम लोग, कभी कभी बच्चे बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं जब ऐसी कोई चीज होती है। तो उसमें 12-13 साल के 3-4 बच्चे थे। अब वो असेंबली बिहार की जो थी उसके ऊपर चढ़ के झंडा बदलने चले गए कि हम ब्रिटेन का झंडा बदल देंगे आज, और आज भारत का झंडा लगाएंगे, ठीक है। उनकी उम्र अभी बालिग भी नहीं है, छोटे बच्चे हैं। उन बच्चों को देखकर ब्रिटिशर्स ने गोलियां चला दी, और गोलियां चला के उनकी हत्या कर दी। छोटे छोटे बच्चे जिनको अभी पता भी नहीं सच में क्या हो रहा है देश के अंदर, नहीं हो रहा है, तो वो कह सकते हैं कि हो सकता है बचपने में चलेगा जो भी चीज है। जब उनके ऊपर गोली चलाई, वहां की जनता भड़क गई पूरी तरीके से, बच्चों को मार दिया गया, और फिर जनता ने डायरेक्ट अटैक किया। अभी तक हिंसा नहीं हो रही है इस आंदोलन में, बिल्कुल नहीं हो रही है। गांधी जी बोल के भी गए करो और मरो, और करो और मरो का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि आप उनको मारो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला। करो का मतलब आजादी लेकर रहो, मरो का मतलब आजादी के लिए मरना भी पड़े तो तैयार रहो उसके लिए, ये बिल्कुल था। लेकिन इसमें ये नहीं था कि मारो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, हिंसा बिल्कुल नहीं थी। लेकिन जब ये घटना हुई, और गांधी इसको समझाने के लिए देश के अंदर नहीं है, लोगों के साथ में नहीं है, लोग इतना ज्यादा गुस्सा में आ गए कि उन्होंने अंग्रेजों को ढूंढ ढूंढ के पकड़ के बिहार के अंदर मारना शुरू किया। और जब मारना शुरू किया तो उसका रिवर्स एक्शन, और रिवर्स एक्शन जलियांवाला बाग से भी बुरा हुआ। इतना बुरा हुआ कि 1 लाख से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां की गई, यहाँ पर हजारों की संख्या में लोगों को मार दिया गया, यहाँ पर शूट किया गया, जिसकी वजह से आंदोलन 1944 में लगभग पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, ठीक है। समर्थन का अभाव भी कह सकते हैं हम लोग, कई सारी पार्टीज ने इसको समर्थन नहीं दिया। और लोग में से कौन थे? मुस्लिम लीग जैसे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, हिंदू महासभा, ठीक है, इन्होंने कोई समर्थन नहीं दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, ये भारत के अंदर अपने आंदोलन को चला सके, ठीक है। मुस्लिम लीग बंटवारे से पूर्व अंग्रेजों के भारत छोड़ने के पक्ष में नहीं थी। वो चाहते थे बंटवारा करो पहले तब भारत छोड़ो, उससे पहले भारत में छोड़ना, वरना फिर ऐसा ही रह जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो ये इसलिए नहीं समर्थन करते थे। कम्युनिस्ट पार्टी ने अंग्रेजों का समर्थन किया क्योंकि वो सोवियत संघ के साथ में थे। सोवियत संघ उसी आइडियोलॉजी का प्रॉपर, तो वो आइडियोलॉजी के बेसिस पे समर्थन नहीं करते हैं, ठीक है। तीसरी बात, हिंदू महासभा ने खुले तौर पर भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया, और इस आशंका के तहत आधिकारिक तौर पर इसका बहिष्कार किया कि यह आंदोलन आंतरिक अव्यवस्था पैदा करेगा और युद्ध के दौरान आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डालेगा, ठीक है। मतलब आंतरिक सुरक्षा इससे खतरे में डाल सकती है। पहले ही विश्व युद्ध का खतरा भारत के ऊपर मंडरा रहा है, कोई भी भारत पर अटैक कर सकता है,
जापान अपान जैसी कंट्रीज भारत पे अटैक कर सकती हैं, और हम उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन में अगर लग जाएंगे तो ये प्रॉब्लमेटिक है। ये हिंदू महासभा का यहाँ पर कहना है, ठीक है। तो इन्होंने समर्थन नहीं दिया। सुभाष चंद्र बोस इसी बीच भारतीय राष्ट्रीय सेना और आजाद हिंद सरकार को गठन कर रहे हैं। कहां पर? भारत के अंदर नहीं है, सिंगापुर के अंदर, ठीक है। सिंगापुर के अंदर इसका गठन हो रहा है। आगे हम सुभाष चंद्र बोस ने इस समय आजादी के दौरान जो भी चीजें करी वो चीजें लॉर्ड वेबर के कार्यकाल के अंदर आ जाएंगी। भारत छोड़ो आंदोलन ये तक था, ठीक है। चलिए धन्यवाद। अभी नोट करना है कहाँ पे? ठीक है, यही सब चीजें नोट कर लीजिए। अभी